वेल सो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे दोस्तों आप सभी लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो चलिए, आपने आरक्यू का पहला सेशन देखा होगा, कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई, यस और नो, और आपको बेनिफिट हुआ होगा तो उस सेशन को लाइक कीजिएगा और आज के सेशन को भी लाइक कीजिएगा, क्योंकि आज जो है हम अच्छा खासा डिस्कशन करने वाले हैं और चैप्टर है आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो दोस्तों चलिए, इनपुट टैक्स क्रेडिट के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने सिलेक्ट किए हैं, ओके, तो आने वाले 1.5 आवर में हम आईटीसी के जो है 1.5 घंटा अच्छा खासा डिस्कशन करेंगे और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपने मेरे साथ डिस्कस कर लेना है। और यहां पे हो सके तो ये क्लास के बाद 2-3 क्वेश्चंस पूरा लिख कर देख लेना है। कुछ क्वेश्चंस हमने लिख के भी देखे। तो आर यू रेडी? यस और नो? तो चलिए आईटीसी चैप्टर ओपन कीजिएगा और क्वेश्चन में आईटीसी चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। यहां पे आगे ओपन किया बुक आपने, तो क्वेश्चन नंबर 4 आईटीसी चैप्टर में आ जाओ। Sigma Consultant and LLP of Finance Professional provide financial consultancy services. एक मिनट, ओके, सिग्मा कंसल्टेंट कौन है? LLP फाइनेंस प्रोफेशनल कौन सी सर्विस देता है? फाइनेंशियल कंसल्टेंसी, ठीक है। इट मेड एडवांस पेमेंट, इट मेड एडवांस पेमेंट मतलब किसी को एडवांस दिया, कितने लैक्स का दिया? 1,18,000 इंक्लूसिव ऑफ क्या? आईजीएसटी। आईजीएसटी इन द मंथ ऑफ अक्टूबर टू अजूरो कंप्यूटर सर्विस फॉर डेवलपिंग क्या? सॉफ्टवेयर। तो उसके एक सप्लायर था, एक वेंडर था, और एक वेंडर को कितना पेमेंट किया उसने? 1,18,000। अच्छा, किसका पेमेंट किया? फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। अच्छा, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का पेमेंट किया तो गुड्स का किया या सर्विस का किया? सर्विस का किया, क्योंकि शेड्यूल 2 के हिसाब से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाता है। शेड्यूल 2 क्या था एक टाइम शेड्यूल 2। तीनों शेड्यूल एक ही चैप्टर के, चैप्टर सप्लाई। अरे याद आया ना? क्लासिफिकेशन, सॉफ्टवेयर वुड बी यूज्ड बाय एलएलपी ऑन एनहांस द प्रिसिजन ऑफ फाइनेंशियल एडवाइस गिवन बाय द वेरियस क्लाइंट। द बैलेंस पेमेंट इज टू बी मेड आफ्टर सक्सेसफुल टेस्ट रन ऑफ सॉफ्टवेयर इन द मंथ ऑफ क्या? दिसंबर। सिग्मा कंसल्टेंट हैज अवेल आईटीसी ऑफ आईजीएसटी ऑफ 18,000 इन द मंथ ऑफ क्या? अक्टूबर। अरे हमारे इंस्टीट्यूट को भी बताया कि लोग ऐसी गलतियां करते हैं, इसलिए हमारे स्टूडेंट को ट्रेन करो प्रॉब्लम देकर। तो समझा नहीं समझा? प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम यह है कि प्रैक्टिकल लाइफ में होने वाली गलतियां, उसको आपको सुधारा जा रहा है, आपको ट्रेन किया जा रहा है कि ये लोग ऐसे आएंगे आपके पास। समझ में आएगा? और आपको लॉ पता होना चाहिए। बट तुम्हारा अप्रोच प्रॉब्लम का बस ये होता है, पढ़ो और एग्जाम में लिख क्या हो गया, और सेंटर के बाहर निकलने के बाद पूछ मत क्या लिखा। ओके, जैसे तुम एग्जामिनेशन हॉल के बाहर आते हो, ओके यार पूरा कंप्लीट किया, पूछ मत क्या लिखा। भाई साहब, जो पूछा जाता है ना वो रियल प्रॉब्लम्स है प्रैक्टिकल लाइफ के, और हमारी इंस्टीट्यूट तुमको ट्रेन कर रही है बिकॉज यू आर गोइंग टू बिकम अ मेंबर ऑफ अवर इंस्टीट्यूट। तुम्हारी एक डिग्निटी है, सिर्फ एग्जाम नहीं है। ये समझा नहीं समझा? हाँ, तुमको लगता है इतना सारा सिलेबस, भाई साहब कभी सीए बनने के बाद देखना कि लोगों के क्या एक्सपेक्टेशन होते तुम्हारे से। वो तो मानते कि तुमको ये भी पता होना चाहिए और वो भी पता होना चाहिए, दोपहर को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी पता होना चाहिए, तो मॉर्निंग में जीएसटी भी पता होना चाहिए। समझ में आया क्या? हाँ, तो ओके, यहां पे बताओ, उसने अक्टूबर में क्या दिया था? सर्विस मिल गई थी या एडवांस दिया था? सिर्फ एडवांस दिया, एडवांस दिया था उसने। तो उसको क्रेडिट अगर मिलना चाहिए तो अक्टूबर में मिलना चाहिए, दिसंबर में मिलना चाहिए? दिसंबर में, दिसंबर में मिलना चाहिए। ओके, डू यू थिंक, उनको ऐसा लगता है कि तुम अच्छे कंसल्टेंट हो? ओके, डू यू थिंक सिग्मा कंसल्टेंट कैन अवेल द सच आईटीसी? एग्जामिन द सिनारियो विद रेफरेंस टू द रिलेवेंट लीगल प्रोविजन। रिलेवेंट लीगल प्रोविजन, तो यहां पे आपको 16(2)(b पे फोकस करना है। 16(2)(b कहता है कि जब तक गुड्स और सर्विस रिसीव नहीं होगी तब तक आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। तो इन शॉर्ट, ओके, अक्टूबर में तो आईटीसी आपको मिलने वाला नहीं है। अच्छा, अगर आपको नोट देना है तो ये नोट जरूर देना कि आईटीसी कब मिलेगा? इन द मंथ ऑफ दिसंबर। ये समझ में आया क्या? एडवांस में नहीं मिलेगा। ओके, तो हाउएवर कैन नॉट अवेल द आईटीसी अक्टूबर फॉर द सर्विस इन रिलेशन टू द एडवांस पेमेंट हैज बीन मेड एंड नॉट बीन रिसीव्ड इन दैट मंथ। अगर आपके पास क्वेश्चन है तो एक नोट डाल दो। बट सिग्मा कंसल्टेंट
कंसल्टेंट कैन टेक आईटीसी, कैन टेक क्या, आईटीसी कौन से मंथ में ले पाएगा, इन द मंथ ऑफ क्या, डिसम्बर, when service is received, when service is received, जो मंथ में सर्विस रिसीव हो जाएगी तब आप उसका आईटीसी ले पाओगे। कर पाओगे आज का डीपीक्यू, यस और नो, आज का डीपीक्यू ले लो। मुझे चाहिए सेम डे, आई विल नॉट टॉलरेट। जो ऑनलाइन है मेरी बातों की गहराई समझ सकते हो तो देखो, मैं आपके लिए कर रहा हूं क्योंकि पास आपको होना है, मुझे नहीं। मैं सीए भी बन चुका हूं और आपसे फीस भी ले चुका हूं, समझ में आया? आपको डिसिप्लिन में जो कह रहा हूं वो करो। देन चलिए उसके बाद में नेक्स्ट बेटा, ओके क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? One of the condition to claim ITC is that the receiver must have received the goods. Yes, उसको कहो yes बेटा, बहुत अच्छी बात है, मुझे भी पता है। क्या receiver? Is there any provision for deemed receipt of goods in case of transfer of document of title before or during the moment of goods? Yeah, would your answer different in case of supply of services? अब बहुत ट्रिकी क्वेश्चन, बहुत ज्यादा पूछा नहीं है, मैंने बनाया ट्रिकी क्वेश्चन। ओके कहीं ना स्टडी मैट में ना इसमें, पर सच में कहूँ तो फाइनल का है। ओके और मैंने फाइनल का लेके देखा, देखता हूँ आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है। ठीक है, पूछते हैं भाई एक कंडीशन है कि गुड्स और सर्विस क्या होना चाहिए, रिसीव होना चाहिए। लेकिन आपको पता है क्या कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें गुड्स रिसीव नहीं भी हुआ तो भी डीम टू बी रिसीव्ड माना जाएगा? हाँ बताओ कौन सी ऐसी सिचुएशन है? कौन सी सिचुएशन है? बिल टू शिप टू ऐसी एक सिचुएशन है जहां गुड्स रिसीव नहीं भी हुआ तो भी डीम टू बी रिसीव्ड माना जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड। अच्छा फिर एक सवाल पूछते हैं कि वो जो बिल टू शिप टू है वो सिर्फ गुड्स के लिए है क्या, कि सर्विस के लिए भी है? सर्विस के लिए भी है। देखो नोट्स में देखो, गुड्स एज वेल एज, रेगुलर मैट में देखो दोनों के लिए है, गुड्स एज वेल एज सर्विस। बहुत अच्छा ट्रिकी क्वेश्चन पूछा। ठीक है, तो अब यहां पे चलो इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड से मैं सिंपल वर्ड में जैसा लिखा के दूंगा वैसा ही आपको एग्जाम में लिखना है। अरे यस और नो? ओके तो चलो लिखो, प्रैक्टिस क्वेश्चन बुक ओपन करो, क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 5 ऐड करो वहां पे। प्रैक्टिस क्वेश्चन बुक ओपन करो, क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 5। और ये क्वेश्चन में जिसके पास होगा यहां लिख दो। ओके रेफर इन सिंपल वर्ड्स फ्रॉम प्रैक्टिस नोटबुक, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स हो सकते हैं आपके लिए। देखो अच्छा क्या दिमाग में आया, जैसे आपके दिमाग में आया वैसा लेते हैं। कौन सा एग्जांपल दिमाग में आया आपके? एक वर्ड दिमाग में आएगा क्या? बिल टू शिप टू। पर भाई साहब ठीक है, बिल टू शिप टू लिखना क्या? हाँ एक मिनट, बिल टू शिप टू में होता क्या है? चलो दिमाग में निकल करो, बिल टू शिप टू में होता क्या है? ऑन द डायरेक्शन ऑफ थर्ड पर्सन आया, ऑन द डायरेक्शन ऑफ थर्ड पर्सन सप्लाई डिलीवर्ड द गुड्स टू द रिसिपिएंट। सिंपल ऐसे ही याद आ रहा है ना? तो जैसा याद आ रहा है वैसे ही लिखेंगे। ओके तो लिखो, एज पर एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 16(2)(b, एज पर क्या? एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 16(2)(b, 16(2)(b। सर अगर हमको ये एक्सप्लेनेशन नहीं याद आया तो एज पर सेक्शन 16(2)(b, नहीं याद आया तो 16(2), नहीं याद आया, ओके नहीं आया तो ऐसा लिखना, वन ऑफ द कंडीशन फॉर टेकिंग क्या? आईटीसी। समझ में आया? नहीं याद आया 16(2) तो क्या लिखोगे? वन ऑफ द कंडीशन फॉर टेकिंग आईटीसी। ओके तो फिर ऐसा स्टार्ट करना पड़ेगा। वन ऑफ द कंडीशन फॉर टेकिंग आईटीसी इज दैट गुड्स और सर्विस मस्ट बी रिसीव्ड, बट इन केस ऑफ क्या? बिल टू शिप टू। ऐसा करना पड़ेगा फिर आपको। आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग, यस और नो? तो चलिए, तो फायदा क्या है सेक्शन याद आने का? बस फिर आपको घुमा के नहीं लिखना पड़ता है, फिर आपको डायरेक्ट लिखना पड़ता है। ये एक फायदा है,
क्लॉज सेक्शन लिखने का, ठीक है। चलिए लिखो, एज पर एक्सप्लेनेशन 16(2)(b), गुड्स और सर्विसेज आर डीम्ड टू बी रिसीव्ड, ये वर्ड आना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन ही उसके ऊपर है। डीम्ड टू बी रिसीव्ड बाय रजिस्टर्ड पर्सन, बाय रजिस्टर्ड पर्सन ब्रैकेट में आरपी, आरपी मतलब सॉरी रजिस्टर्ड पर्सन ब्रैकेट में थर्ड पर्सन, ब्रैकेट में क्या वर्ड यूज करोगे, थर्ड पर्सन। अच्छा, तो हमारे ट्रायंगल में थर्ड पर्सन कहां है, ऊपर। ट्रायंगल बनना ही चाहिए जब तक एक मैच्योरिटी नहीं आती है। अरे समझ में आया क्या, तो ऊपर थर्ड पर्सन जो किसको डायरेक्शन दे रहा है, सप्लायर। ओके, तो रजिस्टर्ड पर्सन ब्रैकेट में थर्ड पर्सन अंडर बिल्ड टू शिप टू मॉडल, under build to ship to model, under build to ship to model, if नीचे लिखो a, if नीचे लिखो a, on the direction of such third person, on direction of such third person, डायरेक्शन ऑफ, किसकी डायरेक्शन पे, जैसा जैसा मैंने पढ़ा है वैसे, किसके डायरेक्शन में जा रहा है, थर्ड, ऑन द डायरेक्शन ऑफ थर्ड पर्सन, गुड्स आर, गुड्स आर क्या, गुड्स कब बोला जाएगा डीम टू बी रिसीव्ड, ऑन द डायरेक्शन ऑफ थर्ड पर्सन, गुड्स आर डिलीवर्ड बाय, गुड्स आर क्या, डिलीवर्ड बाय, कौन किसको डिलीवर्ड कर रहा है, सप्लायर टू रिसिपिएंट, डिलीवर्ड बाय सप्लायर टू रिसिपिएंट, सप्लायर टू रिसिपिएंट। और बी, मैंने सब हटा दिए वर्ड्स सिंपल वर्ड में, गुड्स आर डिलीवर्ड बाय सप्लायर टू रिसिपिएंट, अंडरलाइन करना, डिलीवर्ड बाय सप्लायर टू रिसिपिएंट। और बी सर्विसेज आर प्रोवाइडेड, services are provided by any person on the direction of third person, ये समझ में आया, on the direction of third person। ठीक है, तो ये डीम टू बी रिसीव्ड माना जाएगा। सेकंड का आंसर लिखो, पहले का तो हो गया, सेकंड क्या पूछा, वुड योर आंसर डिफरेंट इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, नो, सप्लाई ऑफ सर्विस में भी व्हेन सर्विसेज आर प्रोवाइडेड, तो लिखो बी का आंसर, नो, आंसर विल बी सेम, आंसर विल बी सेम, द अबव प्रोविजन इज आल्सो एप्लीकेबल फॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज, अबव प्रोविजन इज आल्सो एप्लीकेबल फॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज। अच्छा, मैं आपको पहले बता देता हूं, आईटीसी की डीपीक्यू और मेरे सॉल्व के क्वेश्चन सीक्वेंस में नहीं आएंगे, क्योंकि मैं अब जो क्वेश्चन लूंगा वो डायरेक्ट जो क्लास में सॉल्व करवाओ, डायरेक्ट किसके सॉल्व करूंगा, क्वेश्चनर के। तो कुछ क्वेश्चंस मैं सॉल्व करवाऊंगा, कुछ क्वेश्चन आप डीपीक्यू में लोगे, तो क्वेश्चन इधर उधर हो गए। अरे यस और नो, जैसा अभी 5 हमने पहले ले लिया, पर डीपीक्यू मैंने कौन सा दिया है, 4, यस और नो, तो वो आपका बाद में सॉल्व होगा, तो क्वेश्चन सीक्वेंस में नहीं आएंगे, पहले ही कह रहा हूं। ओके, क्यों, क्योंकि हम कुछ क्वेश्चन यहां लेंगे, कुछ क्वेश्चन आपको डीपीक्यू में सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 6 पे आओ, क्वेश्चन नंबर 6 पे आओ। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन, एलडीआर के लिए रखना। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 एलडीआर के लिए रखना, ये क्वेश्चन स्टडी मैट में कवर्ड है आपके। मेसर्स दीवान एंड सन्स, न्यू दिल्ली, हैज प्लेस एन ऑर्डर फॉर 250 kg of plastic granules at the rate 50 per kg on Messrs Karim and Brothers, Noida, Uttar Pradesh. Messrs Karim and Brothers has agreed to deliver goods at warehouse of Mr. Diwan and Sons at New Delhi. एक मिनट, प्रॉपरली एनालाइज करो। दीवान एंड सन न्यू दिल्ली का है, उसने ऑर्डर प्लेस की, ऑर्डर प्लेस की मतलब ऑर्डर दी। अच्छा, किसको ऑर्डर दी, करीम एंड ब्रदर। एक मिनट, दीवान एंड सन्स ने करीम एंड ब्रदर को ऑर्डर दिया, क्या ऑर्डर दिया, सप्लाई करो।
Kariman Brothers has agreed to deliver goods at warehouse of Diwan and Sons at क्या? New Delhi. While the order was getting packed at the factory of Messrs. Kariman Brothers, Messrs. Diwan and Sons got an order from क्या? Shubhakamna Cells of क्या? Hapur, UP, 250 kg of plastic granule 60 per kg. In order to save and transportation cost, Diwan and Sons asked the Kariman Brothers, मतलब कौन किसको डायरेक्शन दे रहा है? दिवान सन्स किसको डायरेक्शन दे रहा है? करीमैन ब्रदर को टू डायरेक्टली डिलीवर द प्लास्टिक ग्रैन्यूल टू किसको? शुभकामना सेल्स गोडाउन लोकेटेड एट क्या? हपूर. तो बताओ हमारे ट्रायंगल कैसा बनेगा? ऊपर कौन आएगा? ऊपर कौन आएगा? दिवान एंड सन्स. सप्लायर की जगह कौन आएगा? हाँ, करीम. और रिसिपिएंट की जगह कौन आएगा? शुभकामना. बन गया ट्रायंगल. प्रॉब्लम इजी. अब इसमें वो मिक्स भी पूछ सकते हैं. फिक्स प्लेस ऑफ सप्लाई एंड एलिजिबिलिटी ऑफ आईटीसी. अरे यस और नो. प्लेस ऑफ सप्लाई का भी क्वेश्चन इसमें अंदर डाल सकते हैं. ओके, अगर बिल टू शिप टू मॉडल होगा तो पहला इनवॉइस का प्लेस ऑफ सप्लाई प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ दैट थर्ड पर्सन. अरे कुछ याद आया क्या? पहला इनवॉइस प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ दैट थर्ड पर्सन, उसका प्लेस ऑफ सप्लाई. तो अब पूछा क्या है देख लेते हैं. Accordingly, Mr. Karim and brother has delivered the plastic granules at godown of Shubkamna Cells Hapur. पूछा क्या है? सडनली पढ़ा तो देखो कॉन्सेप्ट वही होगा. एक ही आउटवर्ड सप्लाई को कल मैंने बताया था कितने अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में देखा हमने. आउटवर्ड का सप्लाई कब होता है, आउटवर्ड में आरसीएम कब आएगा, आउटवर्ड का ओके सीएल कब लिया जाएगा, आउटवर्ड का वैल्यू क्या होगा, आउटवर्ड का टीओएस क्या होगा, आउटवर्ड का प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा. तो अब आपको क्या लगेगा कि यार ये यहां पे भी पढ़ा था, ये यहां पे भी पढ़ा था. भाई साहब पढ़ोगे एक ही चीज अलग अलग जगह अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में. अरे यस और नो. क्योंकि अभी तक जो भी देखा इसके पहले ओनली किस पर देखा? आउटवर्ड पे. वो गुड्स हो या सर्विस हो. तो रिपीटेशन होगा. सिर्फ आपको यह ध्यान रखना है कि कौन से कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा था. हमें ये प्रॉब्लम में आईटीसी डिसाइड करना है या प्लेस ऑफ सप्लाई. जीएसटी यही तो खास बात है. इनकम टैक्स में चीजें बदलती है. सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कुछ तो चीजें नई नई आती है. यहां कुछ नया से ज्यादा एक ही चीज को इतना भुना गया है. समझा तो जीएसटी बहुत इजी है, कनेक्शन लगाए तो जीएसटी बहुत इजी है. एक ही चीज को भून रहे हम, आउटवर्ड सप्लाई, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में. ये समझा है नहीं समझा? हाँ. तो जहां तक है ये बताओ, बिल टू शिप टू हम आईटीसी के कॉन्टेक्स्ट सॉरी प्लेस ऑफ सप्लाई के कॉन्टेक्स्ट में आंसर देना है या आईटीसी के आंसर? आईटीसी. तो आईटीसी में भी बिल टू शिप टू है. ओके, तो मुझे बताओ उस यहां पे वो जो थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन कौन? दीवाना एंड सन्स. उसको कब माना जाएगा, कब आईटीसी रिसीव होगा? उसको कब क्या कैसे कब बोला जाएगा डीम टू बी रिसीव? जब सप्लाई डिलीवर कर देगा. अच्छा, सप्लायर कौन है यहां पे? करीम. तो करीम जब डिलीवर कर देगा, ये समझ में आया क्या? ओके, तो वो रिसीव्ड माना जाएगा. सिंपल वर्ड में जैसा मैंने तुमको ऊपर लिखा के दिया, पहले लीगल प्रोविजन वैसे ही लिखना. अरे यस और नो, और फिर अपना कंक्लूजन देना. कर पाओगे ये? सिंपल वर्ड में लीगल प्रोविजन जो मैंने लिख के दिया वो यूज करना. ओके, तो ये आपके लिए क्या रहेगा? डीपीक्यू. ये आपके लिए आज का डीपीक्यू रहेगा. चलो ओके, 7 अभी करवा लेता हूं. ये डीपीक्यू में रखना. सवाल आपको करना है, डिस्कस में कर लेता हूं. 7 में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. कैन अ पर्सन टेक आईटीसी विदाउट पेमेंट ऑफ, हाँ क्वेश्चन बड़ा अच्छा. कैन अ पर्सन टेक आईटीसी विदाउट पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन फॉर सप्लाई अलॉन्ग विद टैक्स? क्या सप्लायर को बिना पे किए हुए रिसिपिएंट आईटीसी ले सकता है? ले सकता है. आंसर क्या आना चाहिए? ले सकता है. बट if payment is not made within 180 days from the date of invoice, पूरा लिखना हाँ, 180 days from the date of invoice, then he need to reverse or pay. समझा क्या? डायरेक्ट ऐसा मत लिखना नो. यस ले सकता है बट नहीं पे किया तो रिवर्सल होगा. ये समझ में आएगा आपको? यस. सेकंड, if part payment of consideration is made by recipient to the supplier, then whether full amount of tax can be adjusted first, या इफ नो देन वेदर इट कैन बी कैलकुलेटेड प्रोपोर्शनेटली. प्रोपोर्शनेट जितना आउटस्टैंडिंग होगा उतना ही प्रोपोर्शनेट उसे रिवर्स करना पड़ेगा. ये क्वेश्चन हमें ये बताता है कि हम पढ़ते इतना बड़ा और पूछा जाता है इत्तू सा.
इसलिए पढ़ते वक्त डरने का नहीं। पढ़ते वक्त तुम्हारे दिमाग में क्या रहता है कि इतना लंबा पूछ लिया तो कैसा लिखेंगे। भाई साहब जब तुम पेपर सॉल्व करोगे, इसके लिए टेस्ट पेपर देने पड़ते हैं, तब तुमको ये धीरे धीरे मैच्योरिटी बढ़ती है टेस्ट पेपर से। ठीक है, तुम नहीं लिख पाओ, कुछ भी करो, पढ़ाई ना हो, पर टेस्ट पेपर से ये समझ में आता है कि हमें बहुत सी जगह बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसी स्पेसिफिक क्वेश्चन का आंसर हमें इतना लंबा नहीं लिखना पड़ता। अरे ये समझ में आया क्या? हाँ, तीसरा ये बताओ, रजिस्टर पर्सन मस्ट पे टू द सप्लायर वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस अलॉन्ग विद द टैक्स विद इन क्या 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। स्टेट द एक्सेप्शन टू दिस रूल। मतलब ऐसे कौन से एक्सेप्शन है जहां पेमेंट नहीं भी किया तो भी क्रेडिट मिलेगा? आरसीएम, शेड्यूल 1 एंड थर्ड पार्टी पेमेंट। अरे यार ना 15(2)(b सिंपल हो गया। यही क्वेश्चन एक मॉक टेस्ट पेपर में था, एग्जाम में आ सकता है, तो ऐसे आए तो मार्क्स छोड़ना नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आओ। चलो ओके, यहां पे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन जो स्टडी मैट में पूछा गया, और स्टडी मैट को कहना कि ऐसे क्वेश्चन पूछते रहते क्या। क्वेश्चन है व्हाट इज द टाइम लिमिट। बच्चों ये बताओ व्हाट इज द टाइम लिमिट ऑफ टेकिंग आईटीसी। अरे बोलो ना, व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर टेकिंग आईटीसी। सेक्शन 16(4) याद है क्या आपको? क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 पे आना। क्या? सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल, इसलिए लिख के देखना। पता है क्या, अगर अब आपने पूरे डिस्कशन में क्या कैच किया पता है कल या आज? ओके, टाइम लिमिट फॉर टेकिंग आईटीसी 30 नवंबर और एनुअल रिटर्न, ये 2 वर्ड के अलावा कुछ याद ही नहीं आ रहा है। अच्छा, कुछ लोगों को तो वो भी याद नहीं आ रहा है। अरे याद है क्या? कुछ लोगों को तो वो भी याद है। कुछ लोगों ने बड़ी हिम्मत जुटा के याद किया क्या 30 नवंबर और डेट ऑफ एनुअल रिटर्न। इसलिए तो लिख के देखना पड़ता है वर्डिंग्स कैसे ड्राफ्ट होते हैं। ओके, प्रॉपर में लिखो एज पर सेक्शन 16(4). आई रिपीट, क्या एज पर सेक्शन 16(4). टाइम लिमिट फॉर, प्रॉपर लिखने का, टाइम लिमिट फॉर अवेलिंग आईटीसी बाय रजिस्टर्ड पर्सन फॉर एनी इनवॉइस और डेबिट नोट शैल बी अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग। ये वर्ड्स आने ही चाहिए भाई साहब। सिर्फ एग्जाम में 30 नवंबर लिख के करोगे क्या? अच्छा 30, कुछ बच्चे तो सिर्फ 30 नवंबर लिखते। किसका 30 नवंबर? करंट ईयर, सब्सिक्वेंट ईयर, आफ्टर 10 ईयर्स, किसका 30 नवंबर? तो वो कहते हैं टाइम लिमिट फॉर अवेलिंग आईटीसी फॉर रजिस्टर्ड पर्सन फॉर एनी इनवॉइस और डेबिट अर्ली ऑफ द फॉलोइंग, मतलब किसका 30th डे ऑफ नवंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ क्या फाइनेंशियल ईयर, या सब्सिक्वेंट ईयर लिखो। ओके, एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच इनवॉइस और डेबिट नॉट पर्टेन और फर्निशिंग द रिलेवेंट एनुअल रिटर्न। कुछ स्टूडेंट इसमें भी गड़बड़ करते थे, डेट ऑफ एनुअल रिटर्न नहीं भाई, डेट ऑफ फर्निशिंग एनुअल रिटर्न। डेट ऑफ एनुअल रिटर्न तो 31 दिसंबर है, पर आपने 30 नवंबर के पहले, आई रिपीट, आपने 30 नवंबर के पहले अगर फर्निश कर दिया तो ये फर्निश वर्ड टैग वर्ड है। फर्निशिंग डेट ऑफ क्या एनुअल। अगर आपने 30 नवंबर के पहले फर्निश कर दिया होगा, फाइल कर दिया होगा, तो वो डेट ली जाती है। आई होप यू अंडरस्टूड। और ख्याल रखना, क्लास करना, कॉन्सेप्ट को समझना, ये 40 to 50% अटेंशन है। जब सामने क्वेश्चन आके चैलेंज लेते हो तब रियल सीखते हो। कोई भी टीचर कितना भी कर ले, क्लास में सिर्फ डायरेक्शन दे सकता है। इसलिए टीचर से ज्यादा अपने आप पे भरोसा रखो, खुद को चैलेंज दो। ठीक है, तो यहां पे तो मैं आपको गाइड कर सकता हूं, सब्जेक्ट इजी करवा सकता हूं, पर लर्न तो आपको ही करना है। ठीक है, दूसरा हाँ ये वाला, अब इंस्टीट्यूट ने क्या कहता है, अगर इंस्टीट्यूट ये सवाल पूछ रही है एंड रीजन देयर ऑफ पूछ रही है, तो इन शॉर्ट ये क्वेश्चन है पढ़ते पढ़ते डीपीक्यू सॉल्व करते वक्त अपने आप को समझाना कि भाई स्टडी मैट क्या एक्सपेक्ट कर रहा है मेरे से, कि 30 नवंबर एनुअल रिटर्न तो लिखो। ये भी पॉइंट कवर करो कि भाई कुछ केसेस में ये टाइम लिमिट अप्लीकेबल नहीं है। अरे याद है क्या, कौन से केसेस में? फॉर रीअवेलिंग आईटीसी। ये भी पॉइंट कवर करो। अभी तो ध्यान दो, अगर कल नहीं होगा तो अभी तो सुधर जाओ। ठीक है, रीअवेलिंग आईटीसी। और भाई साहब इंस्टीट्यूट तो और एक स्टेप आगे बढ़ी, 18(2) भी कवर कर लिया जो अभी अभी देखा था। ओके, क्या कि अगर तुम स्विचिंग का आईटीसी ले रहे हो तो लास्ट 1 ईयर का इनवॉइस होना जरूरी है। अभी देखा था, स्विचिंग का आईटीसी ले रहे हो तो लास्ट 1 ईयर का स्टॉक होना जरूरी है, वो उसकी टाइम लिमिट है। तो पूरे जीएसटी में अवेल करने की 2 टाइम लिमिट है, एक सेक्शन 16(4) की, और स्टॉक का आईटीसी लेना है। कमॉन, क्या स्टॉक का आईटीसी लेना है तो लास्ट 1 ईयर का टाइम लिमिट है, उसका लास्ट 1 ईयर का इनवॉइस डेट होना चाहिए। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, लिख के देखो तो ज्यादा अच्छा।
ओके, वर्डिंग्स पे प्रैक्टिस हो जाएगी, डीपीक्यू में ले लो। ओके, आज डीपीक्यू ज्यादा सॉल्व करना पड़ेगा, करना है तो करना, नहीं तो तुम्हारी मर्जी, क्योंकि आप अपने लिए पढ़ ले, मेरे लिए नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, नाउ क्वेश्चन नंबर 10 प्लीज। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ। एसआरएस कार प्राइवेट लिमिटेड, अ कार मैन्युफैक्चरर, परचेस अ टेम्पो ट्रेवलर्स, सीटिंग कैपेसिटी 15%। एक मिनट, क्या परचेस किया उसने? मोटर व्हीकल परचेस किया, सीटिंग कैपेसिटी 15 है। फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ इट्स एम्प्लॉय विद इन द फैक्ट्री प्रीमाइसेस, कैन एसआरएस कार प्राइवेट लिमिटेड अवेल आईटीसी ऑन सच परचेस? कैसे यार, मोटर व्हीकल है ना वो, सीटिंग कैपेसिटी 13 से ज्यादा है तो मिलेगा आईटीसी। अगर आपको यस इतना ही वर्ड याद आता है तो 0 मार्क। समझ में आया क्या? यस इतना ही वर्ड याद आता है तो 0 मार्क। ओके, विल योर आंसर डिफर इफ सीटिंग कैपेसिटी ऑफ टेम्पो ट्रैवलर इज 10%? यस, 2 यस आते हैं तो भी 0 मार्क, जब तक आप पूरा डिटेल में नहीं लिखते हो। लीगल प्रोविजन क्या है? 17(5)(a) क्या कहता है? अरे यस और नो, प्रॉपर 17(5)(a) क्या कहता है? सिटी, उसमें टैग वर्ड, अंडरलाइन वर्ड आना चाहिए। ओके, कि भाई 13%, मतलब आपको आईटीसी नहीं मिलेगा अगर सीटिंग कैपेसिटी 13% से कम होगी। अगर कोई इंक्लूडिंग ड्राइवर लिखता है तो और इंप्रेस हो जाएगा चेक करने वाला। अरे आया ना? ओके, एक्सेप्ट, उसके एक्सेप्शन लिखे, गिवन केस में फिर कंक्लूड करो लीगल प्रोविजन लिखने के बाद। सर एग्जाम में चार्ट ड्रॉ कर सकते कि आपने कितना सुंदर चार्ट दिया था मोटर व्हीकल का, तो खींच के दिया ना तुमको, चार्ट वर्ड अलाउड नहीं है, वो सिर्फ आपको याद करने के लिए है। समझ में आया क्या? इसलिए तो डीपीक्यू की प्रैक्टिस करवा रहा हूं, क्योंकि लिखना आना चाहिए, समझना तो ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, तो दोनों केस में आंसर क्या रहेगा? यस यस, पहले केस में मिल जाएगा, दूसरे केस में मिल जाएगा। दूसरे केस में क्रेडिट नहीं मिलेगा, दूसरे केस में क्रेडिट नहीं मिलेगा, वो यस है, वो यस है। समझ में आया? ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 पे आओ। ABC Limited is a manufacturing company is registered in a village and is providing food and beverage to its क्या employee? ओ, कंपनी है, फूड खरीद रही है एम्प्लॉय के लिए, आउटपुट के लिए खरीद रही है या बिजनेस में खरीद रही है? आउटपुट के लिए नहीं है। द कंपनी अवेल आउटडोर कैटरिंग सर्विस ऑफ मिस्टर एक्स फॉर प्रोवाइडिंग सच मील टू इट्स एम्प्लॉय। एग्जामिन वेदर एबीसी कैन अवेल आईटीसी ऑन सच आउटडोर कैटरिंग सर्विस। उसको भाई साहब कह रहे तुझे क्रेडिट मिलने वाला नहीं है, ब्लॉक क्रेडिट है क्लॉज बी में। अरे क्या है? आईटीसी मिलेगा ना? नहीं मिलेगा? वेरी गुड, आईटीसी नहीं मिलेगा। These services are provided to employee under the Factory Act। नालायक, हाँ, ये एज पर स्टैट्यूटरी अंडर लॉ है, स्टैट्यूटरी अंडर लॉ है तो नालायक। समझ मिलेगा ना? हाँ, लास्ट लाइन ही नहीं पड़ी बंदे ने, पहले बैटिंग कर ली, आउट हो गया ना? हाँ बेटा, स्लो स्लो एंड तक टिकना है। हाँ, तो यहां पे जहां तक देखा जाए तो आईटीसी दिया जाएगा क्या? हाँ। ओके, उसके बाद में 14 नंबर पे आओ, 14 नंबर पे आओ। डिटरमाइन एलिजिबिलिटी ऑफ आईटीसी फॉर द फॉलोइंग केसेस अंडर सेक्शन 17(5) ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। एस्पायर लिमिटेड, एक मिनट, हाँ, Aspire Limited is registered person engaged in the passenger transport service. It purchased 2 motor vehicle. मोटर व्हीकल की आंखें एकदम खड़ी हो जानी चाहिए, ऐसे क्या है मोटर व्हीकल भाई? ब्लॉक वाला है, देखते एक्सेप्शन है कि नॉर्मल है। सीटिंग कैपेसिटी 10%, लो कर लो बात। सीटिंग कैपेसिटी, अच्छा मोटर व्हीकल किसके लिए खरीदा? पैसेंजर के लिए। चार याद करो, पैसेंजर के लिए। सीटिंग कैपेसिटी 10, खरीदा 25 प्लस जीएसटी फॉर इट बिजनेस ऑन 10। डिटरमाइन विद एस्पायर लिमिटेड कैन अवेल द आईटीसी। नहीं ले सकता भाई तू, क्यों? क्योंकि सीटिंग कैपेसिटी 10 से कम है पैसेंजर के लिए, नॉर्मली आईटीसी। पैसेंजर आईटीसी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा, क्यों? पैसेंजर हाँ,
ये एक्सेप्शन में आता है, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन के लिए है, तो आईटीसी दिया जाएगा, नालायक। ठीक है, उसके बाद में निर्मिति प्राइवेट लिमिटेड इज एंगेज इन द सप्लाई ऑफ क्या, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस, इट गिव्स अ पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क्स टू सब कॉन्ट्रैक्टर। एक मिनट, निर्मिति का आउटवर्ड क्या है, निर्मिति का आउटवर्ड क्या है, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, और उसने कुछ कॉन्ट्रैक्ट सब कॉन्ट्रैक्टर को दिया, सब कॉन्ट्रैक्टर चार्जेस जीएसटी ऑन इनवॉइस टू निर्मिति, क्या मिलेगा? हाँ भाई साहब, कोई ना बोल दे मैं चले जाऊंगा यहां से। ये आउटवर्ड वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के लिए, आई रिपीट, क्या आउटवर्ड वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के लिए इनवर्ड वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट लिया, तो क्या आईटीसी अलाउड है? हाँ, तो यहां आईटीसी अलाउड है, प्रॉपरली लिखना, प्रॉपरली लिख के देखना। चलो क्वेश्चन नंबर 15। नहीं, इसमें से आज का डीपीक्यू कितना मेन मैं आपको बता दूंगा, पर मुझे डिस्कस तो करने दो, डिस्कस करने में क्या प्रॉब्लम है? डीक्यू हम फाइनल करेंगे कितने करने हैं, उसका प्रेशर क्यों ले रहे हो? पर डिस्कशन में मजा आ रहा है ना, एंजॉय द प्रोसेस। ओके, एंजॉय द प्रोसेस। तो क्वेश्चन नंबर किस में आना है आपको? 15 में। डिस्कस करने में कोई यहां पे नुकसान थोड़ी है। हाँ, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। पीक्यूआर लिमिटेड, अ रजिस्टर्ड सप्लायर फ्रॉम मध्य प्रदेश is engaged in the manufacture of heavy machine. Company provides following details of purchase made, purchase की डिटेल्स दी है, सर्विसेज अवेल बाय ड्यूरिंग द मंथ ऑफ क्या, फेब्रुवरी। कौन सा मंथ है? फेब्रुवरी, ये हाईलाइट कर देना। ओके, फेब्रुवरी। उसने क्या क्या पेमेंट किया देखो, पेमेंट फॉर फिटनेस क्लब मेंबरशिप अवेल्ड बाय एम्प्लॉय एज वन ऑफ द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉय के लिए फिटनेस क्लब सर्विस ली, चार्ट बनाया होगा तो याद होगा, ये क्लॉज बी सब क्लॉज 2 में आता है। 17.5 याद आया क्या? 17.5 बी में 3 पार्ट किए थे, 1 फूड बेवरेजेस, दूसरा फिटनेस क्लब वगैरह, तीसरा लीव ट्रैवल कंसेशन। कुछ याद आया क्या? ओके, तो इसका आईटीसी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसकी आदत लगाई भी है, पर्टिकुलर्स, आईटीसी एलिजिबिलिटी एंड देयर रिमार्क। कुछ याद आया क्या? आदत बहुत अच्छे से लगाई हुई है मैंने। ओके, दूसरा, पेमेंट मेड टू आउटडोर कैटरिंग सर्विस टू रन अ फ्री कैंटीन इन अ फैक्ट्री एट इज रिक्वायर्ड अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट, अंडर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है तो फिर मिल जाएगा। क्रेडिट अलाउड, क्रेडिट अलाउड। तीसरा, पेमेंट मेड टू ट्रैवल एजेंसी फॉर ऑर्गेनाइजिंग फ्री वैकेशन फॉर इट्स बेस्ट परफॉर्मेंस अवॉर्डेड एम्प्लॉय, नहीं मिलेगा। इजी लग रहा है? अब लास्ट वाला हैंडल कर लिया तो मजा आएगा। पेमेंट मेड फॉर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट वाला चार्ट, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस अवेल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ पाइपलाइन लेड आउटसाइड द फैक्ट्री। वैसे प्लांट एंड मशीनरी का मिलता है, पर ये प्लांट एंड मशीनरी में नहीं आता है। भाई साहब, अगर आप सिर्फ टेक्स्ट पढ़ ले तो याद ही नहीं आता था, लेकिन जब आपने चार्ट निकाला तब आपको समझा। अरे आया ना, तो तब ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स याद आते। देखो भाई साहब, तुमको नॉर्मल पढ़ना है तो मेरा क्लास लगाने की जरूरत ही नहीं है। ओके, पर आपको वो चीज पढ़ना है, वो चीज पढ़ना है जहां सूरज भी नहीं पहुंच सकता, समझ आएगा? वहां पे काम आएगा। तो इसका आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। डन? हाँ, 16 पे आ जाओ। मेरे साथ डिस्कस करने में तो नुकसान नहीं हो रहा है, फिर इसमें से क्या सॉल्व करना है मैं बता दूंगा, ठीक है? 16 पे आ जाओ। ओ भाई साहब, ओके, यहां पे ये बड़ा अच्छा प्रॉब्लम है, ठीक है? एग्जाम में पूछा है, एलडीआर के लिए रखना। ए लिमिटेड प्रोक्योर्ड मतलब परचेस फॉलोइंग गुड्स इन द मंथ ऑफ क्या, डिसंबर 20XX, गुड्स यूज फॉर कंस्ट्रक्टिंग एन एडिशनल फ्लोर ऑफ ऑफिस बिल्डिंग। वेट, नहीं सॉल्व मत करना। कंस्ट्रक्शन सेक्टर याद आया ब्लॉक क्रेडिट का? अच्छा, ये वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस खरीदा या गुड्स खरीदा? मतलब ये डी में आएगा, डी में आएगा। गुड्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बिल्डिंग
अच्छा, कंस्ट्रक्शन में अल्ट्रेशन एडिशन आता है क्या? हाँ, मतलब ये भी कंस्ट्रक्शन माना जाएगा, मतलब आईटीसी नहीं मिलेगा। एक नोट जरूर देना, कंस्ट्रक्शन इंक्लूड्स क्या? एडिशन, अल्ट्रेशन, एक ही वर्ड डालना, कंस्ट्रक्शन इंक्लूड्स क्या? एडिशन, अल्ट्रेशन, द वैल्यू ऑफ विच इज कैपिटलाइज। ये वर्ड जरूर डालना, क्या? द वैल्यू ऑफ विच इज कैपिटलाइज। कुछ याद आ रहा है मैंने लिखा के दिया था? हाँ, ओके। जिसने ये वर्ड डाल दिया कि कंस्ट्रक्शन इंक्लूड्स एडिशन, अल्ट्रेशन एंड वैल्यू ऑफ विच इज कैपिटलाइज, तो आईटीसी नहीं मिलेगा। यस, जो बच्चे ऑनलाइन कनेक्टेड है, समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है तो एमजेड टाइप करो। ओके, नाउ नेक्स्ट, गुड्स गिवन, ओ हो भाई साहब, ओके, गुड्स गिवन एज अ फ्री सैंपल टू प्रोस्पेक्टिव कस्टमर। एक मिनट, अब प्रॉब्लम में हमको नहीं दिया आईटीसी टेकन और नॉट, तो एजम्पशन वी एज्यूम दैट आईटीसी ऑलरेडी नॉट टेकन एंड आईटीसी नॉट अवेलेबल अंडर 17(5)(h). पर अगर यही प्रॉब्लम में ये दिया जाता कि आईटीसी ऑलरेडी टेकन, तो आप लिखते कि देन आईटीसी अलाउड बट इट वुड बी ट्रीटेड एज सप्लाई। पर जब कुछ नहीं बोला तो फालतू एजम्पशन नहीं लेने का, सिंपल वे में लिखना कि आईटीसी नॉट अलाउड। अरे है ना, अंडर 17(5)(h). सर एच याद नहीं आया तो, अगर एच याद नहीं आया तो 17(5). अगर आपको एच याद नहीं आता है, क्लॉज एच, तो 17(5). सर 17(5) याद नहीं आया तो 17 नहीं याद आया तो अंडर एज पर ब्लॉक क्रेडिट, एज पर ब्लॉक क्रेडिट, प्रोविजन ऑफ ब्लॉक क्रेडिट, सर वो भी याद नहीं आया तो आईटीसी नॉट अलाउड। कर लो जो करना है, अरे है ना, सिंपल वर्ड में क्या? आईटीसी। सर वो भी नहीं याद आ रहा है तो छोड़ दो, फिर छोड़ दो। ओके, फ्री सैंपल और प्रोस्पेक्टिव कस्टमर नहीं मिलेगा। ट्रक यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इनपुट्स, ट्रक खरीदा हमने, अरे मोटर व्हीकल गुड्स के लिए मिलता है क्या? हाँ, गुड्स के लिए ना मिलेगा। अच्छा, इनपुट्स यूज्ड इन अ ट्रायल रन्स, भाई साहब ऑल गुड्स ट्रायल हो या फाइनल यूज्ड इन द बिजनेस, अरे है ना, रीजन क्या होगा? ऑल गुड्स यूज्ड इन द बिजनेस, क्या आईटीसी मिलेगा क्या? हाँ, फिर वो ट्रायल रन हो या फाइनल रन हो, बिजनेस में यूज हुआ, एक्सेप्ट ब्लॉक क्रेडिट। ब्लॉक क्रेडिट में ट्रायल रन का एक्सेप्शन नहीं है। अरे है ना, ब्लॉक क्रेडिट की लिस्ट में कहीं ट्रायल रन पड़ा था क्या? नहीं। तो भाई एक आदत लगा देना, कभी जब भी कंफ्यूजन हो तो पहले आंखें बंद करना, ऑल गुड्स यूज इन अ बिजनेस आईटीसी अलाउड एक्सेप्ट ब्लॉक क्रेडिट। ब्लॉक क्रेडिट में ये पढ़ा नहीं था मैंने कहीं, मतलब अलाउड। अरे आया ना, कंफ्यूज ही नहीं होने का। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, तो इसके आईटीसी दे दिए जाएंगे। कन्फेक्शनरी आइटम मतलब फूड आइटम, कन्फेक्शनरी आइटम फॉर कंजम्पशन ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग इन अ फैक्ट्री, हमने फूड आइटम खरीदे फॉर एम्प्लॉय, तो नहीं मिलेगा ना आईटीसी, नहीं मिलेगा अनलेस सेम कैटेगरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाई या कंपोजिट मिक्स सप्लाई। अच्छा, सीमेंट, ये देखो कितना कितना डिटेल में पूछा उन्होंने, सीमेंट यूज फॉर मेकिंग फाउंडेशन एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू प्लांट एंड मशीनरी, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यहां मेरी जरूरत है, समझ में आया क्या? बाकी तो तुम्हारा को दिख जाएगा, हाँ सेम पढ़ाया है, पर तुमको स्पेशल क्या? वो एक डायग्राम बनाई थी, फाउंडेशन सपोर्ट बनाया था, वहां सीमेंट यूज किया था, क्या वो प्लांट एंड मशीनरी के डेफिनेशन में आता है? हाँ। क्या आईटी से अलाउ होगा? हाँ। तो ये एक मार्क भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्यों? स्टेप वाइज मार्क्स मिलते हैं नो डाउट, पर ये एक भी इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जब 59 होते हैं तो ये 160 कर देता है, अरे है ना, या 59.5 भी होते हैं तो ये बढ़ा देता है, 60 कर देता है। समझ में आया क्या? हाँ, ओके, तो ये था आपका अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर, अच्छा हाँ, बाय, जा बेटा तू जा। हाँ, बस एक लास्ट, हो गया हो गया, आंखें बंद करो, हो गया, ठीक है, एक लास्ट, ठीक है। चलो यहां पे एबीसी कंपनी लिमिटेड, ये क्वेश्चन नंबर है 24, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 24, ये डीपीक्यू में लिखना, सॉल्व करके देखना।
क्वेश्चन नंबर 24. ABC Company Limited registered under GST is engaged in the manufacture of क्या? Heavy machinery. It procured the following items during the month of क्या? July. क्या? इलेक्ट्रिकल ट्रांसफॉर्मर टू बी यूज इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, बिजनेस में यूज किया. एक मिनट, अप्रोच क्या? ऑल गुड्स एलिजिबल फॉर आईटीसी एक्सेप्ट ब्लॉक क्रेडिट. कई ब्लॉक का दिख रहा है यहाँ पे, मतलब आईटीसी अलाउड, यूज इन द बिजनेस. एक ही फंडा लगाने का, कंफ्यूज नहीं होने का. तो आईटीसी मिल जाएगा क्या? यस. ट्रक यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉ मटेरियल. यस. रॉ मटेरियल टू बी रिसीव्ड इन अगस्त. रॉ मटेरियल, अच्छा हम कौन से मंथ का? ओ भाई साहब, हम कौन से मंथ का कर रहे हैं? जुलाई. और मटेरियल कब मिला? अगस्त में. तो इसका आईटीसी जुलाई में नहीं मिलेगा. क्यों? क्योंकि वन ऑफ द कंडीशन फॉर टेकिंग आईटीसी गुड्स मस्ट बी रिसीव्ड. तो जो मंथ का आईटीसी ले रहे हैं, कौन से मंथ का ले रहे हैं? जुलाई का, उसमें रिसीव नहीं हुआ, तो इसका आईटीसी आपको जुलाई में नहीं मिलेगा, बट यू कैन टेक इन द मंथ ऑफ अगस्त. उसके बाद में नेक्स्ट, कन्फेक्शनरी आइटम, दिस आइटम वर सप्लाइड फ्री ऑफ कॉस्ट टू द कस्टमर इन अ कस्टमर मीट ऑर्गेनाइज बाय द कंपनी. वैसे भी फूड का आईटीसी नहीं मिलता है, फूड का आईटीसी नहीं मिलता है. हाँ, कैपिटल गुड्स, इनवॉइस मिसिंग फॉर वन ऑफ 5 आइटम्स एंड सीजीएसटी पेड ऑन द सेम वाज 70,000. एक मिनट, 5 आइटम खरीदे, उसमें के एक आइटम का इनवॉइस नहीं मिल रहा है इस मंथ में, जिसमें जीएसटी इन्वॉल्व था 70. अच्छा बताओ, इनवॉइस पोजीशन में नहीं है, मिल नहीं रहा है, तो क्या आईटीसी पूरा ले सकता हो या -70,000? रीजन लिखना पड़ेगा. वन ऑफ द कंडीशन फॉर टेकिंग आईटीसी एज पर सेक्शन 16(2), ओके, इनवॉइस मस्ट बी इन पोजीशन. इफ इनवॉइस इज मिसिंग देन आईटीसी इज नॉट अवेलेबल. अरे यस सर, नो. हाँ, उसके बाद में जीएसटी पेड ऑन हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, आईटीसी नहीं मिलेगा. जनरल आपको ब्लॉक क्रेडिट में आता है, क्लॉज बी, आपको याद होगा तो इजी है ये एग्जाम में पूछा था, स्टडी मैट में भी है और एग्जाम में भी पूछा था. ओके, आईटीसी के मोस्ट ऑफ द केस में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं. अगर आपको थ्योरी क्वेश्चंस डीपीक्यू में लिख के देखना है तो ठीक है, लेकिन जितने भी न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा ये आपको लिख के देखना पड़ेगा. तो आज के डीपीक्यू में सबसे पहले न्यूमेरिकल्स खत्म करो, फिर थ्योरी में जहां आपको टफ जाता है वो लिख के देखो. अरे यस और नो? हाँ, तो जितने भी न्यूमेरिकल्स देखे वो पहले खत्म करना. डन. तो आज हम जो है डिस्कशन और एक देख लेते हैं. हाँ, चलो कोई बात नहीं. अब देखो कल का शेड्यूल क्या रहेगा. नेक्स्ट इसमें फर्स्ट, थोड़ा कल हो सकता है हमारा सेशन हाफ आवर या 45 मिनट ज्यादा हो, मेंटली प्रिपेयर होके आना. ओके, कल का मॉर्निंग का सेशन शार्प 7:30 को चालू होगा. पहले 2 घंटे में मैं खत्म करूंगा आईटीसी. आईटीसी के कुछ, अब कल मेंटली रेडी होके आना. आईटीसी के कुछ कंसेप्ट तो आपको दिए हैं, जितना इंपॉर्टेंट था, जितना एग्जाम में आता है वो मैंने बहुत अच्छे से कवर कर लिया है. इसके आगे कंसेप्ट आपको दिए है पर उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछे क्योंकि फाइनल लेवल में डिटेल में है. तो कल थोड़ा मेंटली प्रिपेयर होके आना, जितना समझा ठीक. अरे आया ना. और जहां मैं इंपॉर्टेंट कहूंगा वो तो हम डेप्थ में लेंगे, और जहां जहां मैं जस्ट चार्ट बना के छोड़ दूंगा, जितना समझा ठीक, जितना नहीं समझा बहुत ठीक. ओके, लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट है वो हम डेप्थ में कवर कर लेंगे. डन. तो पहले 2 घंटे में हम क्या खत्म करेंगे? आईटीसी. उसके बाद में हम, ध्यान से सुनो, उसके बाद में हम चालू करेंगे रजिस्ट्रेशन. ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन के कुछ सेक्शंस हम कल खत्म करेंगे. परसों चैप्टर रजिस्ट्रेशन लगभग खत्म हो जाएगा. ठीक है, तो इनवॉइस हमारा जो है कुछ पार्ट बाकी है, लगभग इनवॉइस हमारा खत्म हो रहा है. ओके, जो मैं बाद में अपलोड कर दूंगा. ठीक है, तो आगे का शेड्यूल मैं प्रॉपर आपको कल बना के देता हूं. आज यही रुकते हैं. ओके, और आगे 2-3 डेज में हम कैसे खत्म करने वाले कल पूरा शेड्यूल मैं आपको बता दूंगा. चलिए, डन. सो मिलते हैं टुमारो शार्प एट 7:30. टुमारो सेशन इज आईटीसी का क्वेश्चन है हमारा जो डिस्कशन चालू था. तो आईटीसी चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाओ. आईटीसी चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाओ फटाफट. चलो, क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाओ ना. अब देखो कितना मजा आता है, कॉन्सेप्ट समझ गए, लेकिन आप मेरे साथ करोगे तो देखो इनसाइट कैसे मिलता है. एकदम रिलैक्स रहो और मैं आपको बताऊंगा कैसे इनसाइट मिलता है. अब अगर आप क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हो तो बाबला एंड ब्रदर्स is exclusively engaged in making exam supply. Exclusively engaged in making exam supply of goods and service and is thus not registered under GST. GST में registered नहीं है. exam supply भी है और GST में registered नहीं है.
On 1st October, the exemption available on its goods get withdrawn. On that day, the turnover of Babla and Brothers was 45 lakhs. Okay, तो उसका turnover 45 lakhs है. Examine the eligibility of Babla and Brothers for availing ITC. करना क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको ये बताना है कि बाबला एंड ब्रदर्स को ITC अवेल करने की एलिजिबिलिटी क्या है. क्वेश्चन केयरफुली पढ़ो, कोई सेक्शन का रेफरेंस नहीं है. ओके, तो कोई सेक्शन वगैरह का यहाँ पे रेफरेंस नहीं है. तो चलो मेरे साथ स्टेप बाय स्टेप चलते हैं. ओके, सभी इन्वॉल्व हो जाना. मुझे बताओ. ओके, पूरे बैकग्राउंड के साथ हमें पढ़ना है, पर लिखना बहुत लिमिटेड है, पर मैं पूरा बैकग्राउंड लेता हूँ. मुझे बताओ यहाँ पे, इफ आई सप्लाई, ओके, या अगर मेरा एक्सक्लूसिव, ऐसा लेता हूँ, एक्सक्लूसिव एग्जाम सप्लाई होगा, एक्सक्लूसिव, हाँ एक्सक्लूसिव एग्जाम सप्लाई होगा. अगर एक्सक्लूसिव एग्जाम सप्लाई होगा तो क्या मुझे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है? सिर्फ यस और नो में बताओ. एक्सक्लूसिव एग्जाम सप्लाई होता है, क्या मुझे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है? यस और नो बताओ. ओके, तो यहाँ पे सेक्शन 23, अगर चैप्टर रजिस्ट्रेशन याद होगा आपको, और सेक्शन 23 कहता है कि अगर आप एक्सक्लूसिव एग्जाम सप्लाई करते हो तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है. समझ लो मैं सप्लायर हूं. अगर मैं सप्लायर हूं, इवन दो मेरा टर्नओवर 20 lakhs क्रॉस हो गया, तभी मुझे रजिस्ट्रेशन नहीं है. इवन दो मेरा टर्नओवर यहाँ 45 lakhs हो गया, ओके 45 lakhs हो गया, नो नीड टू रजिस्टर. सेक्शन 23 कहता है आप अनरजिस्टर्ड रह सकते हो. इवन दो टर्नओवर एक्सीड्स माय एग्रीगेट टर्नओवर, और माय एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड्स, इतना गुगली क्वेश्चन है ना, आपको क्या बताऊं. ओके, और ये क्वेश्चन मैं जरूर लेना चाहूंगा, यहां मेरी जरूरत पड़ेगी आपको. ओके, तो इफ एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड्स 20 lakhs, जीएसटी तो सब लोगों ने पढ़ा है और बहुत लोगों ने पढ़ाया भी है, पर मेरी जरूरत यहां पड़ेगी. हाँ ठीक है. अगर इवन दो आपका टर्नओवर एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड्स हुआ तो भी आप अनरजिस्टर्ड रह सकते हो जब तक आप एग्जम्पशन में हो. लेकिन अगर आपका एग्जम्पशन विड्रॉ हो गया, आपके पास क्लाइंट आया और आपका एग्जम्पशन विड्रॉ, आई रिपीट, आपका एग्जम्पशन विड्रॉ, और ये एग्जम्पशन आपका विड्रॉ हो गया, तो अब क्या करना पड़ेगा? एग्जम्पशन विड्रॉन एंड यू आर लायबल. एग्जम्पशन विड्रॉन एंड यू आर लायबल, और आप लायबल फॉर टैक्स हो गए, तो क्या करना पड़ेगा? कोई बताएगा मेरे को? देखो मैं एक्सक्लूसिवली सप्लाई कर रहा था एग्जम्प्ट, इसलिए इवन दो मेरा टर्नओवर 20 लाख क्रॉस हो गया होगा, तभी भी मैं अनरजिस्टर्ड रह सकता हूं, मुझे रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है. अब मेरा एग्जम्पशन विड्रॉ हो गया, एग्जम्पशन विड्रॉ हो गया और मेरा टर्नओवर भी 45 lakhs है, तो अब मुझे करना क्या पड़ेगा? ओके, अब मुझे करना क्या पड़ेगा? जैसे ही मेरा एग्जम्पशन विड्रॉ हो जाता है और मेरा टर्नओवर भी 20 लाख के ऊपर, मेरा 45 तक चले गया, समझ लो मेरा विड्रॉ हुआ यहाँ पे 10th, कौन सी डेट लिया इन्होंने जो डेट लिया वही लेते, 1 अक्टूबर को. 1 अक्टूबर को मेरा विड्रॉ हुआ, तो क्या करना पड़ेगा बताओ मुझे? अगर मेरा 1 अक्टूबर तक विड्रॉ हो गया 1 अक्टूबर को, तो अब मुझे रजिस्ट्रेशन के लिए 30 दिन में अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि आई एम लायबल टू रजिस्टर. नाउ आई एम प्रोवाइडिंग टैक्सेबल सप्लाई, और मेरा टर्नओवर भी 20 लाख के ऊपर है, 40 लाख के ऊपर है, वॉट एवर इट में भी. तो अगर मेरा टर्नओवर 20 लाख 40 लाख के ऊपर है, तो ऐसे केस में मुझे अप्लाई करना पड़ेगा फॉर रजिस्ट्रेशन, और 30 डेज में अप्लाई करना पड़ेगा फॉर रजिस्ट्रेशन. ओके, 30 डेज में अप्लाई करना पड़ेगा. और अब मैं 30 डेज में अप्लाई कर देता हूँ फॉर रजिस्ट्रेशन, तो मैं जो है ये पीरियड में रजिस्टर्ड पर्सन बन गया, ये पीरियड में रजिस्टर्ड पर्सन बन गया. ये तो लॉ हुआ. यहां तक समझा क्या? यहां तक समझा होगा तो 1 टाइप करो. तो मेरा रजिस्ट्रेशन अब थ्रेशोल्ड पे नहीं हुआ. ओके, मेरा रजिस्ट्रेशन जब मेरा एग्जम्पशन विड्रॉ हुआ तब हुआ, क्योंकि ड्यूरिंग दैट पीरियड सेक्शन 23 के हिसाब से अलाउड है कि मैं अनरजिस्टर्ड रह सकता हूं. जैसे ही मेरा एग्जम्पशन विड्रॉ हो जाएगा तो मेरा रजिस्ट्रेशन अब जो हुआ, जैसे ही विड्रॉ हुआ वहां से 30 डेज में अप्लाई कर दूंगा और मैं आरपी बन जाऊंगा इफेक्टिव डेट से. यहां तक समझा होगा तो फटाफट बोलो. यस सर, समझ में आ गया. अब सवाल क्या है? क्या सवाल कोई रजिस्ट्रेशन पे है क्या? जाके देखो.
क्या सवाल कोई रजिस्ट्रेशन पे है क्या? क्या उन्होंने पूछा कि एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन वगैरह? नहीं, उन्होंने ये पूछा ही नहीं कि एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन वगैरह। वो पूछ क्या रहे, एग्जामिन द एलिजिबिलिटी ऑफ बाबला एंड ब्रदर्स फॉर अवेलिंग आईटीसी। आईटीसी का क्या होगा ये बताओ। ओके, आईटीसी का क्या होगा? नो डाउट जब तक आप अनरजिस्टर्ड थे तब तक का आईटीसी नहीं आपके, अगर लिखना है तो आपके 3 पॉइंट्स आएंगे। जब तक आप अनरजिस्टर्ड होगे, ओके, जब तक आप अनरजिस्टर्ड होगे इस पीरियड में आपने अगर इनपुट्स कैपिटल गुड्स और इनपुट सर्विस खरीदा होगा तो आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। ओके, ये आईटीसी नहीं मिलेगा। और जैसे ही आप रजिस्टर्ड हो जाओगे तो आपने इनपुट्स और कैपिटल गुड्स और इनपुट सर्विस का ओके जो खरीदा होगा तो इसका आईटीसी मिल जाएगा, इसका आईटीसी आपको मिल जाएगा। बात बिफोर और आफ्टर की नहीं है। ओके, आप ऐसा लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, पहला पॉइंट लिख सकते हो कि आईटीसी का क्या स्टेटस रहेगा। जब तक वो अनरजिस्टर्ड है तब तक वो आईटीसी उसको नहीं मिलेगा। और वो अगर 30 डेज में अप्लाई कर देता है फॉर रजिस्ट्रेशन तो उसको आईटीसी यहाँ पे बाद में मिल जाएगा। बात उसकी नहीं है। बात अब आपको एक पॉइंट और लिखना पड़ेगा, व्हाट अबाउट स्टॉक अर्लियर डेट। 1 अक्टूबर को अगर मेरा एग्जामिशन विड्रॉ होता है तो उसकी अर्लियर डेट है सितंबर, और स्टॉक जो है 30 सितंबर का क्या स्टेटस रहेगा अबाउट स्टॉक। हाँ, अब जाओ सेक्शन 18 में, ओपन करो बुक, ओपन करो बुक सेक्शन 18, सेक्शन 18 ओपन करो। आईटीसी एलिजिबिलिटी पहला पॉइंट हो गया, ये पीरियड का नहीं मिलेगा। 1 अक्टूबर के बाद जो इनपुट्स कैपिटल गुड्स इनपुट सर्विसेज परचेज किया उसका मिल जाएगा। पर ये 2 पॉइंट इवैल्यूएटर, ये 2 पॉइंट ठीक है, पर वो मेन देखेगा कि स्टॉक वाला पॉइंट किसने लिखा। ओके, स्टॉक वाला पॉइंट किसने लिखा। चलो सेक्शन 18 पे जाओ, सेक्शन 18 पे जाओ। अगर आप सेक्शन 18 पे जाते हो, ओपन किया बुक आपने, ओके, ओपन किया गया आपने बुक सेक्शन 18 वाला। चलो, अगर आप वहां पे आते हो सेक्शन 18 पे तो आपको अब आपका केस 2 क्लॉजेस में दिखेगा 18(1) में, 2 क्लॉजेस में दिखेगा। आपका केस 18(1) ए में भी आएगा, आपका केस 18(1) ए में भी फिट होता है। कैसे 18(1) ए में फिट होता है? क्योंकि आप अनरजिस्टर्ड थे और अब रजिस्टर्ड हो गए, तो 18(1) ए में भी फिट होता है, अनरजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड। और आपका केस 18(1) डी में भी फिट होता है, 18(1) डी में भी फिट होता है, एग्जम टू टैक्सेबल, एग्जम टू टैक्सेबल उसमें भी फिट होता है। तो अब सवाल क्या है कि मैं स्टॉक का आईटीसी लेते वक्त 18(1) ए में लूं या डी में लूं। ओके, हाँ, ए में अगर मैं केस फिट करता हूं तो सिर्फ इनपुट का आईटीसी है, ओनली इनपुट्स, ओनली इनपुट का आईटीसी है। और 18(1) डी में केस डालू एग्जाम टू टैक्सेबल में तो मुझे इनपुट का भी मिल जाएगा और कैपिटल गुड्स का भी मिल जाएगा, तो पुराने इसका है, और कैपिटल गुड्स का 5% पर क्वार्टर रिड्यूस करके मिल जाएगा। तो आपका क्या कहना, आंसर मत देखना, आंसर मत देखना, आपका केस आप किस में डालोगे, 18(1) ए में डालोगे या 18(1) डी में डालोगे, 18(1) ए में डालोगे या 18(1) डी में डालोगे। क्योंकि प्रॉब्लम में खुद का है कि आप अनरजिस्टर्ड थे। ओके, 45 लाख तक। आप पहले तो बताओ मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो समझा क्या, पहले तो बताओ मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो समझा क्या। समझा होगा तो 1 टाइप करो, समझा होगा तो 1 टाइप करो। अब दूसरा, ओके, समझा होगा केस तो 1 टाइप करो। हाँ, अब आप ये कहोगे कि इसको 18(1) डी में डालो सर, क्योंकि ये एग्जाम टू टैक्सेबल में आ रहा है, कैपिटल गुड्स का भी आईटीसी लेंगे, और ये अनरजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड में आ रहा है जहां 18(1) ए जो है 18(1) ए में डालो। अब देखो मैं आपको बता दूं, हमारे इंस्टीट्यूट ने क्या इंटरप्रिटेशन लिया है, आरटीपी जो दिया है वो, और स्टडी मैट में भी क्या इंटरप्रिटेशन दिया है, और ये इंपॉर्टेंट है। इन्होंने केस 18(1) डी में नहीं डाला, उन्होंने कहा अगर वो बंदा अनरजिस्टर्ड है, नॉट रजिस्टर्ड बोला है, तो मोर स्पेसिफिक 18(1) ए है, और आपको ये इंस्टीट्यूट का व्यू फॉलो करना है। और भाई साहब किसी से भी कंपेयर कर लेना जिसने अपना क्लास ना किया हो और मेरा लेक्चर ना देखा हो। ओके, शर्त बांधता हूं उनको सॉल्व करते आएगा कि नहीं आएगा, उनको नहीं, पर आपको जरूर आएगा। आपको इतना तो समझ रहा है कि 18(1) ए और 18(1) डी 2 केसेस है, उनको तो 18 क्या उनको वो भी नहीं समझ में आएगा। तो इंस्टीट्यूट को ये व्यू आपको फॉलो करना है, मेरे साथ लड़के कोई फायदा नहीं है। आपका मन कितना भी कहे डी, कोई फायदा नहीं, आपको 18(1) ए फॉलो करना है। और 18(1) ए के हिसाब से सुनो सुनो सुनो, 18(1) ए के हिसाब से ओके मतलब क्या, इफ पर्सन अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन विद इन 30 डेज, और ये आप हो सके तो राइटिंग प्रैक्टिस में ले लो, अभी टाइम मिले तो अभी, या जब भी आगे इमीडिएटली जैसे भी टाइम मिलता है तब, पर हो सके तो कंप्लीट कर लेना। तो इन्होंने 18(1) ए में डाला है,
नहीं नहीं, मैं कहा मेरे साथ लड़ो मत। क्यों सर? ये इंस्टीट्यूट ने इंटरप्रिटेशन लिया है, स्टडी मैट में भी लिया है और आरटीपी में भी लिया है, और आपको यही व्यू फॉलो करना है। ओके, और यहाँ पे उन्होंने प्रायोरिटी अगर अनरजिस्टर्ड वाली है तो अनरजिस्टर्ड वाला लिया है रेदर देन डी। ओके, रेदर देन डी, ठीक है। हाँ, अगर वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड होता, अगर वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड होता और एग्जाम का टैक्सेबल होता तो फिर 18(1)(d ठीक है। पर वो अनरजिस्टर्ड था तो अनरजिस्टर्ड वाला इन्होंने 18(1)(a) लिया, तो आपको एग्जाम में भी 18(1)(a) ही लेना है। ओके, 18(1)(a) लेना है। तो 18(1) में सिर्फ इनपुट हेल इन स्टॉक, सेमी फिनिश गुड्स और फिनिश गुड्स ऑन द डे इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डे व्हेन ही बिकम लायबल, तब का स्टॉक का आईटीसी मिलेगा। In given case, exemption available on goods being supplied by Babel and Brothers, an unregistered person is withdrawn and it become liable for registration at turn or cross threshold limit for registration the day when exemption is withdrawn. Assuming that Babel and Brother applies for registration within 30 days of the 1st October, उसको only stock का ITC मिलेगा, कैपिटल गुड्स का ITC नहीं मिलेगा। ओके, तो ये हुआ। नहीं नहीं, अल्टर आंसर मत देना, वो क्यों खींच रहे हो बात को? जब मैं एक लाइन में बोल चुका हूं कि आपको इंस्टीट्यूट का व्यू फॉलो करना है, मत खींचो, खुद को कंफ्यूज करोगे। मत खींचो, माइंड में फिक्स कर दो 18(1)(a), और ये आपको आरटीपी और न्यू स्टडी मैट का इंटरप्रिटेशन फॉलो करना है। डालो दिमाग में, फॉलो करना है। और अगर आप नॉन रजिस्टर्ड हो और आपका एग्जाम्शन विड्रॉ हुआ है तो आपको 18(1)(a) का ही ओके फॉलो करना है और सिर्फ इनपुट का ही आईटीसी देना है। हाँ, अगर ये प्रैक्टिकल केस हो तो मैं कंफ्यूजन क्रिएट करूंगा, मैं एम्बिग्यूटी क्रिएट करूंगा, मैं लड़ूंगा। अगर प्रैक्टिकल हो तो लड़ूंगा। अगर एग्जाम की बात है तो आप को स्ट्रिक्टली ये व्यू फॉलो करना है। ओके, नहीं नहीं, एग्जाम सप्लाई का रेफरेंस इसलिए दिया क्योंकि टर्नओवर बेटा 45 लाख है ना, टर्नओवर 45 लाख है। तो आपको ये तो समझना चाहिए कि टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर थ्रेशोल्ड से ज़्यादा भी होगा तो भी वो अनरजिस्टर्ड रह सकता है, तभी वो अनरजिस्टर्ड रह सकता है। मैं तो प्रैक्टिकल लाइफ में कंफ्यूजन क्रिएट करूंगा, मैं लड़ूंगा इसके लिए। चलो डन, इससे ज़्यादा। एग्जाम में आपको दो ही क्ल्यू है। नॉट रजिस्टर्ड था, जब उन्होंने खुद कह दिया नॉट रजिस्टर्ड है, जब एग्जाम में खुद कह दिया नॉट रजिस्टर्ड है, तो आपको नॉट रजिस्टर्ड से रजिस्टर्ड वाले में जाना है, नॉट रजिस्टर्ड से रजिस्टर्ड वाले में जाना है, तो आपको स्ट्रिक्टली क्लॉज ए ही फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन हमने देखा, नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 18 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 18 पे आओ, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सेक्शन 18 मैंने रेगुलर क्लास में भी पढ़ाते वक्त आपको कहा था कि जितना पढ़ाना चाहिए उतना मैंने पढ़ा दिया। ओके, बाकी क्योंकि आपको जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसकी लेवल तो बहुत कम है और हमने थोड़ा डेप्थ में ही देखा है सेक्शन 18, इसलिए मैंने सेशन में ही कह दिया था कि किसी को अगर थोड़ा सा अनसेटिस्फैक्ट्री लगे सेक्शन 18 पढ़ाते वक्त, ओके, तो भाई साहब जितना इंटर लेवल पे इंपॉर्टेंट है मैंने ले लिया, और क्वेश्चन देखोगे तो लल्लू क्वेश्चन है। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज द आईटीसी एंटाइटलमेंट ऑफ न्यूली रजिस्टर्ड पर्सन? अब देखो आपका इमेजिनेशन कितना स्ट्रांग चाहिए, इसका क्वेश्चन का आंसर लोगों को समझेगा ही नहीं, आपको समझना चाहिए। न्यूली रजिस्ट्रेशन पर्सन की आईटीसी क्या होती है, तो आपको क्लिक हो जाने चाहिए। अच्छा, तो पहले अनरजिस्टर्ड था, अब वो रजिस्टर्ड हो रहा है, न्यूली रजिस्टर्ड है। ओके, तो आपको क्लिक हो जाना चाहिए कि अच्छा अच्छा अच्छा, ओके, तो ये स्विच हो रहा है अनरजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड। तो आपसे इंस्टीट्यूट एक्सपेक्ट करती है कि यस, ओके, आप सेक्शन 18 पे आंसर दो। कुछ नहीं, सिंपल प्रोविजन लिखना है, सिंपल प्रोविजन लिखना है। ओके, 18(1)(a), अब न्यूली रजिस्टर्ड पर्सन है तो जिस दिन आप लायबल हुए वहां से 30, ये तो वर्डिंग आनी चाहिए आपके कि आप 30 डेज में अप्लाई कर रहे हो। ओके, क्यों? क्योंकि 18(1) का बेनिफिट तभी मिलता है जब आप 13(1)(a) में आप सेक्शन 18(1)(a) में जो है बेनिफिट तभी मिलता है जब 30 डेज में अप्लाई करते हो, तो आपको इनपुट्स का आईटीसी मिल जाएगा। एक तो ए है। अब न्यूली रजिस्टर्ड दो हो सकता है, एक आप लायबल हुए थे इसलिए न्यूली रजिस्टर्ड हो, या आपने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लिया इसलिए उन्होंने 18(1)(a) और 18(1)(b) भी दिया, दोनों में इनपुट का क्रेडिट मिलेगा, सिर्फ डेट अलग अलग रहेगी। या इमीडिएटली प्रीसीडिंग डेट, इमीडिएटली प्रीसीडिंग डेट व्हेन यू लायबल रहेगा, तो यहाँ जिस दिन आरसी आएगी उसकी इमीडिएटली प्रीसीडिंग डेट ली जाएगी। ओके, उसकी। तो यहाँ पे न्यूली रजिस्टर्ड पर्सन में उन्होंने ये नहीं बोला था कि आप लायबल हुए या वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन है, इसलिए आपको 18(1)(a) और 18(1)(b) दोनों के आंसर देना पड़ेगा। स्टडी मैट में है, मॉक टेस्ट पेपर में पूछा गया है, एग्जाम में आने के लिए तड़प रहा है। ओके, ये ऐसे सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में क्यों आते हैं? क्योंकि लोगों को समझ में ही नहीं आते हैं कि न्यूली रजिस्टर्ड मतलब पहले अनरजिस्टर्ड था, फिर रजिस्टर्ड हुआ, स्विचिंग हुआ। ओके भाई, लल्लू लग रहा है क्योंकि आंसर देखा, नहीं तो वो समझ में ही नहीं आता है कि क्या चल क्या रहा है।
तो ये आपको समझना जरूरी है, इसीलिए तो भाई ये एक्स्ट्रा प्रैक्टिस सेशन है। आप सब खुद पढ़ोगे तो यहाँ पे इतना ध्यान नहीं जाएगा, और मेरे साथ कर लो तो अच्छा है, स्पेशली आईटीसी। ठीक है, तो ये सिलेबस का पार्ट नहीं, मैंने प्रोविजन तो दोनों पढ़ा दिए, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है। ठीक है, चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19 पे। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19 पे। ये भी क्वेश्चन आरटीपी में, स्टडी मैट में और एग्जाम में आने के लिए तड़प रहा है। हाँ, इस बार सेक्शन 18 के क्वेश्चन अच्छे से करके जाना सारे। सेक्शन 18 के जितने भी मैंने दिए अच्छे से करके जाना, एग्जाम में आ सकते हैं। अब बेटा, ममता सेल्स ट्रेड इन एग्जाम गुड्स, वो एग्जाम गुड्स सेल कर रही थी, एंड प्रोवाइड्स टैक्सेबल सर्विसेज। इट इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी ऑन 1st October. Exemption available on its goods get withdrawn. Okay, withdrawn. Analyze the scenario and determine the eligibility of Mamta Sales for availing ITC, if any, on inputs or capital goods used in the supply of exempt goods. जो उसके इनपुट्स और कैपिटल गुड्स एग्जाम गुड्स में यूज हो रहे थे, उसके आईटीसी का स्टेटस क्या रहेगा। ये क्वेश्चन पढ़ो, ये जो क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ो इसका नेचर, और क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ो। चलो दोनों पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ो, और इसके पहले वाला एक क्वेश्चन था जो अभी हमने देखा, ओके, बाबला वाला, बाबला एंड ब्रदर्स, ये दो क्वेश्चन पढ़ो। दोनों में क्या डिफरेंस है आइडेंटिफाई करो, ये होती है सेल्फ स्टडी। नहीं, आंसर मत देखना, दोनों में क्या डिफरेंस है आइडेंटिफाई करो, आंसर मत देखना, दोनों में क्या डिफरेंस है आइडेंटिफाई करो। चलो, अगर दो क्वेश्चन का नेचर देखते हो तो बाबला एंड ब्रदर्स के क्वेश्चन में वहां पे क्लियर कहा था कि वो अनरजिस्टर्ड है, क्योंकि उसका एक्सक्लूसिव एग्जाम सप्लाई है, और बाद में वो रजिस्टर्ड हुआ, बाद में वो रजिस्टर्ड हुआ। तो केस इंस्टीट्यूट ने ये इंटरप्रिटेशन लिया, और आपको वही फॉलो करना है कि केस एग्जाम टू टैक्सेबल से ज्यादा केस अनरजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड वाला फिट होता है, क्योंकि उन्होंने खुद कहा है वो अनरजिस्टर्ड था, खुद कहा है वो अनरजिस्टर्ड था। ओके, और अगर आप ये देखते हो तो यहाँ पे ये एग्जाम टू टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है, मतलब, और ये भी लिखा है कि वो रजिस्टर्ड है, ये भी लिखा है वो रजिस्टर्ड है। मतलब क्या, मतलब ये हुआ कि अगर वो रजिस्टर्ड है तो अब ये केस 18(1)(a) का या बी का नहीं बचता है, क्योंकि खुद ही कह दिया है वो रजिस्टर्ड है। शायद आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अगर वो रजिस्टर्ड है, और जो स्टूडेंट्स के ये क्वेश्चन हो गए कि सर हमें कैसे पता चलेगा एग्जाम में, ओके, तो ये क्ल्यू पॉइंट्स होता है कि वहां अनरजिस्टर्ड बोला, यहाँ पे रजिस्टर्ड बोला। तो अगर यहाँ रजिस्टर्ड बोला है और एग्जाम का टैक्स, जो एग्जाम वाला गुड्स था वो टैक्सेबल हुआ है, तो फिर जो इनपुट्स और कैपिटल गुड्स जो एग्जाम में यूज हो रहे थे और टैक्सेबल हुआ है, तो उसके स्टॉक का और उसके कैपिटल गुड्स का दोनों का आईटीसी आपको मिलेगा, और आपको मियरली प्रोविजन लिखनी है बस। इसलिए क्वेश्चन जो है सिर्फ प्रोविजंस आपको लिखने हैं। तो आप यहाँ 18(1)(d) लगेगा, इनपुट्स का आईटीसी मिल जाएगा, एज वेल एज कैपिटल गुड्स का भी मिल जाएगा। ओके, और ये कैपिटल गुड्स का आपको रिड्यूस बाय 5% पर क्वार्टर, ये लिख के देखना, एग्जाम में आने के लिए तड़प रहा है तो बाबला वाला भी लिख के देखना वर्ड बाय वर्ड, ये भी लिख के देखना वर्डिंग्स बाय वर्डिंग्स। ओके, ये लिख के देखना, तो आपको कैपिटल गुड्स का 5% पर क्वार्टर रिड्यूस करके मिलेगा, मिलेगा। तो इन गिवन केस 18(1)(d) लगेगा, इट कैन टेक द आईटीसी। ओके, और 1st October को यहाँ पे 1st October को विड्रॉ हुआ, तो उसकी प्रीसीडिंग डेट 30th September। अगर ये दोनों क्वेश्चन एक साथ लिख के देखोगे तो आपको क्लियर डिफरेंस समझ जाएगा कि 18(1)(a) जो है और 18(1)(d) जो है, इसमें कैसे यहाँ पे आइडेंटिफाई करना। नहीं बेटा, अब कैसा है, आपको अभी लग रहा है दिमाग अटेंटिव रखना पड़ेगा क्योंकि पहली बार देख रहे हो, पर अब आपने मेरे साथ पढ़ लिया ना, अब आपका माइंड क्लियर हो गया, आपके माइंड की कनेक्शन क्लियर हो गया, अब आप इजीली हैंडल कर पाओगे। ये तो पहली पहली बार बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझा होगा, यस और नो, ये समझाना आपको समझा होगा। तो फटाफट जोर से वन टाइप करो जितने भी स्टूडेंट कनेक्टेड है, फटाफट जोर से वन टाइप करो जितने भी स्टूडेंट कनेक्टेड है। इसीलिए तो मैं आपसे प्रैक्टिस करवा रहा हूँ कि आप मेरे स्टूडेंट हो और आप कम से कम गलतियां करोगे। ओके, क्योंकि आपने मेरे साथ कर लिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 पे आओ, क्वेश्चन नंबर 20 पे आओ। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखो क्या कहता है।
व्हाट इज द टैक्स इम्प्लीकेशन ऑफ सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स बाय रजिस्टर्ड पर्सन हु हैड टेकन अ आईटीसी ऑन सच कैपिटल गुड्स। देखो वर्डिंग्स को पढ़ो, वर्डिंग्स को पढ़ो, आप मेरे स्टूडेंट्स हो, वर्डिंग्स को पढ़ो। What is the tax implication on supply of capital goods by a registered person who had taken the ITC? जिसने आईटीसी, सिंपल इतना ही क्वेश्चन पूछा है, इतना ही क्वेश्चन पूछा है, जिसने आईटीसी लिए और कैपिटल गुड्स बेचा। देखो कुछ क्लिक होता है क्या, मैं 3 बार बोलता हूं। जिसने कैपिटल गुड्स खरीदा और सेकेंड हैंड बेचा, सेकेंड हैंड बेचा जिसके आईटीसी लिए हुए थे, एक बार। जिसने कैपिटल गुड्स खरीदा और सेकेंड हैंड बेचा जिसने आईटीसी लिए हुए थे, 2 बार। और तीसरी बार जिसने कैपिटल गुड्स बेचा, सप्लाई किया, आईटीसी लिए हुए थे। कुछ क्लिक हो रहा है? ओके, कुछ क्लिक हो रहा है? यस और नो? देखता हूं कौन आंसर देता है। 3 बार बोला मैंने, कुछ क्लिक हो रहा है? आंसर देख के मत बताना भाई। जाओ जाओ रेगुलर बुक में जाओ, और रेगुलर बुक में मैंने आपको एक चार्ट बना के दिया था। एक मशीन थी, सेकेंड हैंड मशीनरी, पिक्चर याद करो, सेकेंड हैंड मशीनरी सेल हो रही है। तो मैंने यहाँ कहा था एक प्लानिंग में 18/6, करेक्ट, वेरी गुड, 18/6। नहीं 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 नहीं, ये कैपिटल गुड्स बेचा जा रहा है, 86 भी नहीं बेटा, वो तो यूटिलाइजेशन का रिस्ट्रिक्शन है। ये सेक्शन 18/6 एसी वाला एग्जांपल दिया था, नहीं था क्या मैंने आज आपको? वो मशीनरी बेची गई थी, एक चार्ट बनाया था हमने। हाँ, तो अब ये प्रॉब्लम अगेन राइटिंग प्रैक्टिस, अब वो पढ़ना। अगर आपने कोई भी कैपिटल गुड्स खरीदा और खरीदने के बाद सेकेंड हैंड गुड्स बेचा, सेकेंड हैंड गुड्स बेचा, तो आपको कितना पे करना पड़ेगा? सेक्शन 18/6 के हिसाब से कैपिटल गुड्स और पेंटेज मशीनरी ऑन विच आईटीसी हैज बीन टेकन। अब देखो आपने पहली बार तो मेरे साथ पढ़ लिया, पर अब जब पढ़ोगे ना तो याद रह जाएगा। बोलो यस और नो? अब जब मेरे साथ पढ़ोगे ना तो याद रह जाएगा। हाँ यार, ओके, वो सीए इंटर मॉक टेस्ट पेपर में भी, स्टडी मैट में भी एग्जाम में आने के लिए तड़प रहा है वो क्वेश्चन, तो अब आपसे इग्नोर नहीं होगा। और यही प्रैक्टिस चाहिए। राइटिंग क्वेश्चन है, राइटिंग क्वेश्चन है, तो आपसे कुछ छूटेगा नहीं। ओके, तो आपको कितना पे करना पड़ेगा? ओके, ही मस्ट पे एन अमाउंट विच इज हायर ऑफ। ओके, पढ़ो बुक में क्या लिखा हमने, चार्ट लिखा हुआ, क्या क्या लिखा हमने, कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा उसको? हायर ऑफ आईटीसी टेकन रिड्यूस बाय 5% पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, या टैक्स ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू, दोनों में से हायर। और वो चार्ट देखो, सेकंड पार्ट देखो, अगर रीफैक्ट्रीज ब्रिक्स होगी, मोल्ड होगा, डाई होगा, जिक्स फिक्सचर होगा, तो उसको सिर्फ टैक्स ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू होगा, वो 5% वाला क्राइटेरिया एप्लीकेबल नहीं। हो गया इजी, हो गया इजी। कॉन्सेप्ट पढ़े, चार्ट बनाए, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे वो भी देखे। कैलकुलेशन पे अभी तक कोई क्वेश्चंस नहीं पूछा है उन्होंने। हाँ, ओके, उन्होंने जो क्वेश्चन सिंपल पूछा है, और ये सिंपल क्वेश्चन इंटर लेवल पे आ सकता है। और इतना क्या, इससे ज्यादा ही मैंने आपको पढ़ा है, जिस तरह से क्वेश्चन है इससे ज्यादा ही मैंने आपको पढ़ा है। इसलिए ओके बेटा, जितना पढ़ा रहा था सेक्शन 18 में, मैंने उतना आपको रेगुलर क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ाया। डन 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 डन। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 20 था, ये हमने देखा। क्वेश्चन नंबर 21, ये तो रूल 86A के रिस्ट्रिक्शन है। अब देखो बुक में जाओ, रूल 86A में क्वेश्चन कैसे ड्राफ्ट करते हो और आपको कैसे क्लिक होना चाहिए, देखो। जाओ जाओ बुक में, आखिरी वाला लास्ट बट 1 पेज, रूल 86A आईटीसी चैप्टर, जाओ। मजा आएगा बेटा आपको, आपकी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस मैं करवा के ले रहा हूँ, आपको मजा आएगा, आपको उतना ही हल्का होगा, रिवीजन कम होगी, और टैक्सेशन में इस बार 80 पार। ठीक है, Rule 86A of CGST rule provide that in certain specified circumstances, Commissioner on the basis of reasonable belief may not allow the debit of amount equivalent to such credit in electronic credit ledger. Okay, state the ground on which reason for such belief must be based on. हाँ, तो चलो मैंने क्या पढ़ाया था आपको कौन कौन से केस में आपका रिस्ट्रिक्शन आ सकता है। ओके, कौन कौन से केस में रिस्ट्रिक्शन आ सकता है, पढ़ो रेगुलर बुक रूल 86A में। ओके, मैंने आपको ये पढ़ाया था कि इनवॉइस और डेबिट नोट और अदर वैलिड डॉक्यूमेंट जो है आपने लिए, पर आपका सप्लायर, आपने क्रेडिट तो लिए पर आपका सप्लायर ही फेक है, या प्लेस ऑफ बिजनेस फेक है, गुड्स और सर्विसेज रिसीव नहीं हुई, या सप्लायर ने गवर्नमेंट को टैक्स दिया नहीं, या खुद क्रेडिट लेने वाला फेक है, या बिजनेस कैरियर नहीं कर रहा है, और टैक्स इनवॉइस उसके पोजीशन में नहीं है और उसने क्रेडिट लिया। कंप्लीटली थ्योरी क्वेश्चन है, पर ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में।
सीए इंटर में 23 एग्जाम में ये थ्योरी क्वेश्चन पूछा था। और जनरली क्या होता है, जहाँ चैप्टर एंड होता है वहाँ आपका ध्यान होता नहीं है और इंस्टीट्यूट वहीं पूछती है। तो अब ये क्वेश्चन जब आया तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट लिख ही नहीं पाए 5 पॉइंट। ओके, तो अब आप लिखोगे, देखो इसका इंपॉर्टेंस भी समझ लो, ऐसे छोड़ना नहीं है आपको। समझे या नहीं समझे? तो आपको अब ये थ्योरी क्वेश्चन है, ये थ्योरी रीड करने से नहीं होगा, ये लिख कर देखना, इसलिए इसको राइटिंग प्रैक्टिस में लेना। ये लिख के देखना, कभी कभी ऐसे थ्योरी क्वेश्चंस आ जाते हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूट जहां आप एम करते हो बहुत लाइकली वहां इंस्टीट्यूट सीरियसली ले लेती है। इसलिए कभी कभी ऐसा होता है कि जहां चैप्टर एंड होता है और आप छोड़ देते हो वही आ जाता है, वही आ जाता है। ओके, तो ये एक एक लाइन लिख के देखना क्योंकि ये थ्योरी क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 22 में आ जाओ। ठीक है, अब उसके नीचे रूल 86 बी है। 86 बी क्या है? 86 बी आपके पास एक्सेस आईटीसी बैलेंसेस हो गए तो गवर्नमेंट कहती है पूरा मत यूज करो, 1% दो ना प्लीज, 1% कैश में दो ना, कैश हमको भी चाहिए, बाद में यूज करना ना आराम से, बाद में यूज करना ना आराम से। ओके, तो अब देखो क्या कहते हैं, रिस्ट्रिक्शन हैव बीन इम्पोज ऑन यूज ऑफ अमाउंट अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, रूल 86 बी। इज देयर एनी एक्सेप्शन टू रूल 86 बी? इफ यू स्टेट द एक्सेप्शन, एक्सेप्शन भी पूछे। देखो यानी इंस्टीट्यूट का आरटीपी में भी क्वेश्चन था और एग्जाम में भी पूछा, आरटीपी में भी था और एग्जाम में भी पूछा, एग्जैक्ट आरटीपी का उठा के एग्जाम में पूछ लिया। इसलिए आरटीपी भी इंपॉर्टेंट होती है, पढ़ के जरूर जाओ। ओके, अगर आप अच्छे मार्क्स लेना चाहते हो। ओके, तो यस बिल्कुल थ्योरी क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, हमने तो उसका डायग्राम निकाला, ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 प्रैक्टिकली देखा। भाई साहब मैंने जितना पढ़ाना था उससे ज़्यादा पढ़ाया आपको, ज़्यादा पढ़ाया। पूछा क्या? सिंपल थ्योरी पूछा कि भाई ओके, ही शैल नॉट यूज द अमाउंट अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, लिख के देखना क्योंकि तो ही थ्योरी पे आपको ग्रिप आएगी। तो ये क्वेश्चन लिख के देखना। इन एक्सेस ऑफ 99% और वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई आपको लेना है अगर आपका मंथ की वैल्यू एक्सेड 50 लाख। तो उसके एक्सेप्शन से, अब एक्सेप्शन जितना आपको याद होता है, अगर ये लोग 1 लाख से ज़्यादा इनकम टैक्स पे करते हैं, ओके, लोगों की लिस्ट है, या उनको आईटीसी की रिफंड है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, जितने एक्सेप्शन याद रख सके वो एक्सेप्शन आपने लिख लेना। ओके, वो एक्सेप्शन आपने लिख लेना। देखो ये कमाल होता है, आज कॉन्सेप्ट देखा, कॉन्सेप्ट के इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं ये भी देख लिया, और ओके हमने यहाँ पे सॉल्व भी कर लिया, तो आपका दिमाग में एकदम फिट हो जाता है। तो ये जो है, ये इस तरह से आपको इसको कॉन्सेप्ट को लिखना है, पर लिख के जरूर देखना। अब आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 30 पे, क्वेश्चन नंबर 30 पे। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन अच्छा है, कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, कुछ लिख के देखेंगे, कुछ होमवर्क दूंगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। KNK लिमिटेड, रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ मुंबई, is a manufacturer of heavy machines. Its outward supplies for the month of January 20XX are as follows. Underline the word outward supply. Are as follows. Interstate outward supply उसका 85 lakhs का है, इंट्रास्टेट आउटवर्ड सप्लाई 15 लाख का है, इंट्रास्टेट आउटवर्ड सप्लाई 15 लाख का है। अप्लीकेबल रेट ऑफ जीएसटी ऑन आउटवर्ड सप्लाई 9, 9, 18 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, डिटेल्स ऑफ जीएसटी पेड ऑन इनवर्ड सप्लाईज, उसके इनवर्ड सप्लाईज दिए ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी 20XX आर एस फॉलोज। नाउ रॉ मटेरियल ए of which 70% of inputs procured were used and 30% were in stock at the end of January. मुझे बताओ, आपका 70% यूज हो गया और 30% स्टॉक में है, तो पूरा 100% आईटीसी मिलेगा या जितना यूज किया उतना 70% ही मिलेगा? वो चाहते हैं कि इंटर वाले स्टूडेंट्स को उनकी फैकल्टी ने कैसे पढ़ाया आईटीसी। तो यूज हुआ 70 और स्टॉक में 30, स्टॉक में 30, तो हम स्टॉक का क्रेडिट ले सकते हैं क्या, या सिर्फ जितना यूज हुआ उतना ही क्रेडिट ले सकते हैं? कितना मिलेगा? वेरी गुड, ये हुए ना मेरे स्टूडेंट वाली बात, टोटल मिलेगा आपको, टोटल 100%, यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड, तो टोटल मिलेगा 100%। ये हुई ना मेरे स्टूडेंट वाली बात। ठीक है, तो भाई साहब आप मेरे स्टूडेंट हो, लोग गलतियां करेंगे, आप मत करना, तो पूरा क्रेडिट मिलेगा। ठीक है, तो भाई लोगों को लगता है, और आपने बिल्कुल जूनियर को बोलना
हो सकता है स्टार्टिंग में थोड़ा आपको मैं स्लो लगूं, लेकिन जो स्टॉक वाली बात पहले लेक्चर को पढ़ाई थी ना बॉस, वो देखो कितनी काम आती है आगे। ओके, तो उनको बोलना कि भाई साहब सर आज आगे मैजिक करते हैं, अगर किसी को मैं स्लो लगूं तो स्टार्टिंग में, ओके आगे मैजिक करते हैं, ये आपने बताना है जूनियर्स को, ठीक है। दूसरा, raw material B, of which 90% material received in a factory and remaining material completely damaged due to road accident on the way। हाँ, एक्सीडेंट में रास्ते में खराब हो गया, ये मैंने आपको पढ़ाया था, और मैंने एक वर्ड पढ़ाया था यूज्ड, और इंटेंडेड टू बी यूज्ड। ओके, रास्ते में 90% मटेरियल मिल गया, 10% डैमेज हो गया, तो यहाँ पे, हाँ यहाँ पे मुझे बताओ कितना आईटीसी मिलेगा? 10% आया ही नहीं, रिसीव ही नहीं हुआ 10%, और वो लॉस हो गया। लॉस हो गया तो कितना मिलेगा? टोटल 100 मिलेगा या 90 मिलेगा? तो ये जो अमाउंट है उसका 90% मिलेगा, ये जो अमाउंट है उसका 90% मिलेगा, ठीक है, 90% ही मिलेगा। वेरी गुड। कंस्ट्रक्शन ऑफ पाइपलाइंस लेड आउटसाइड द फैक्ट्री, नहीं मिलेगा क्योंकि ये प्लांट एंड मशीनरी में नहीं आता है। इंश्योरेंस चार्जेस पेड फॉर ट्रक यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, ओके, इंश्योरेंस चार्जेस पेड फॉर ट्रक यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स मिल जाएगा। एडिशनल इंफॉर्मेशन, there is no opening balance of any ITC and all condition necessary for availing the ITC has been fulfilled। ओपनिंग बैलेंस नहीं है, अज्यूम करो कि आपने सारी कंडीशन फुलफिल कर दी। डिटेल ऑफ जीएसटी पेड ऑन इनवर्ट सप्लाईज आर अवेलेबल इन जीएसटीआर 2B कर देना है यहाँ पे बेटा, जहाँ 2A है वहाँ 2B कर देना। अब 2A इंपॉर्टेंट नहीं रहा, और इसके आगे भी कहीं पे 2A दिखा तो खुद ही 2B कर देना, खुद ही 2B कर देना, वो फालतू मेरे को व्हाट्सअप करने की भी जरूरत नहीं है, खुद ही 2B कर देना, क्योंकि A को खत्म कर दिया, अब 2B लाया उन्होंने, खत्म कर दिया मतलब उसका कोई रिलेवेंस नहीं बचा। डिटेल्स ऑफ जीएसटी पेड ऑन इनवर्ट सर्विस अवेलेबल इन 2B, दैट इज रॉ मटेरियल ए, फॉर वी सप्लाई हैज नॉट फाइल्ड जीएसटी, फॉर वी सप्लायर हैज नॉट फाइल्ड GSTR1 फॉर द मंथ ऑफ जनवरी, hence corresponding input ITC is not reflected in 2B। डिटेल्स ऑफ इनवर्ट सप्लाईज आर अवेलेबल इन 2B, लेकिन एक रॉ मटेरियल जो ए है, ओ तेरी रॉ मटेरियल ए जो है उसका जीएसटी, बाकी सारी डिटेल्स मिल रही है, पर रॉ मटेरियल ए की GSTR1 का अपडेट नहीं, और हमारे 2B में दिख नहीं रहा है, जनवरी में नहीं दिख रहा है। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ एलिजिबल आईटीसी अवेलेबल इन द मंथ ऑफ जनवरी। ओके, जनवरी का, सिर्फ जनवरी का बताओ क्या होगा? मिनिमम नेट जीएसटी पेबल में निकालो, मिनिमम नेट जीएसटी पेबल में निकालो। ओके, आफ्टर अवेलिंग आईटीसी। अब देखो कभी कभी क्या करना, प्रैक्टिस कैसे करना ये सिखाता हूं ये क्वेश्चन में। अब ये क्वेश्चन पढ़ लिया आपने, कुछ क्वेश्चन A to Z लिख के देखना विथ नोट्स, एक एक वर्ड लिख के देखना। कुछ क्वेश्चन की राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करना है सीखना है आपको, बोलो यस और नो। शॉर्ट में राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करना है सीखना है कि नहीं सीखना है, बोलो यस और नो। तो चलो मेरे साथ एक रफ राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे हम, एक रफ लो पेज और रफ राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे कुछ क्वेश्चंस की कैसे करना है। आर यू रेडी? शॉर्ट में कैसे करना है राइटिंग प्रैक्टिस, चलो बताता हूं। और ये प्रैक्टिस सिर्फ आईडीटी में नहीं, डीटी में यूज करो, ये प्रैक्टिस डीटी में यूज करो। तो चलो रफ लो, रफ पेज लो, मैं बताता हूँ आपको, रफ पेज लो। अब उन्होंने क्या पूछा है, पहले ये बताओ आईटीसी कितना मिलेगा, तो एक टेबल फिक्स हो गया आईटीसी कितना मिलेगा। दूसरा नेट जीएसटी लायबिलिटी, नेट कितना आएगा, तो नेट का एक टेबल मैंने बहुत पहले चैप्टर में पढ़ाया था, नेट कैसे निकालना, आउटपुट टैक्स लेस आईटीसी, कुछ आपको याद होगा, और फिर यूटिलाइजेशन आपको याद होगा। तो चलो यहाँ पे कैसे प्रैक्टिस करना, स्पेशली न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के लिए, क्योंकि टैक्सेशन में आउट ऑफ 70, क्योंकि 30 मार्क्स के तो एमसीक्यू होते हैं, आउट ऑफ 70 आपको 40 मार्क्स के न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस आते हैं, डीटी आईडीटी मिला के। कैसी प्रैक्टिस करें, चलो शॉर्ट में लिखो, शॉर्ट में कंपटीशन ऐसा लिखो, ऐसा ऐसा बिल्कुल मेरे जैसा, कंपटीशन ऑफ आईटीसी फॉर जैन, मेरे जैसा ही लिखना चाहिए। तुमने अगर अच्छे से लिखा दो खींच के मारूंगा, मेरे जैसे ही लिखना चाहिए। रफ में कंपटीशन ऑफ आईटीसी, टेबल टेबल रफ में बनाओ, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, मेरे जैसा ही लिखना, पर्टिकुलर्स, एलिजिबल आईटीसी एंड रिमार्क। आईटीसी कितना मिलेगा, पहले तो आईटीसी बताते कितना मिलेगा। पर्टिकुलर्स में नंबर 1 आईटीसी इनवर्ट सप्लाई, इनवर्ट सप्लाई पे अटैक करो। ओके देखो, रॉ मटेरियल ए, ओके बस इतना ही दिखना चाहिए, रॉ मटेरियल ए। मैं ऐसा इतना प्रैक्टिस करता था, फाइनल पे आई गॉट 81 मार्क्स। कुछ क्वेश्चन पूरे लिखेंगे, कुछ क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे प्रैक्टिस करेंगे। रॉ मटेरियल ए,
ठीक है। एलिजिबल आईटीसी कितना रहेगा? हाँ, एलिजिबल आईटीसी नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नील। हाँ, यहाँ क्या लिखूंगा? यहाँ पे लिखूंगा सेक्शन 16(2), ओके, नॉट अपलोडेड, नॉट अपलोडेड इन GSTR1 और रिफ्लेक्टेड इन GSTR2B, ये लिखूंगा, GSTR2B। इसका रीजन दूंगा, आईटीसी नहीं मिलेगा मटेरियल ए का। भाई साहब, जो क्योंकि ए का तो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ए रिफ्लेक्ट ही नहीं हो रहा है। ठीक है, सब कुछ ठीक है, हमने यूज किया, पर जनवरी में नहीं मिलेगा। ओके, दूसरा, ये तो आपने नहीं लिख दिया। हाँ, दूसरा, करो 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 मेरे साथ, रफ में करो, रफ में प्रैक्टिस करो। दूसरा, दूसरा क्या है? उन्होंने बोला बी, बी का जो है यहाँ पे 90% मिलेगा। हाँ, अब गलत गड़बड़ क्या हो गई? ये तुमने रफ में किया, अच्छा हुआ। ओके, गड़बड़ क्या हो गई कि यहाँ पे जो है उन्होंने CGST और SGST दिया हुआ है। अब हमारी यहाँ गड़बड़ होगी, ये मिस्टेक होने दो तो एग्जाम में समझेगा कि हमें क्या करना है। इसलिए आपने, ओके, अभी गड़बड़ हुई, अभी चलेगा। इसलिए आपने एलिजिबल आईटीसी में 2 पार्ट करने थे, CGST और SGST, CGST और SGST। यहाँ पहले इसमें नील और नील, ये ऐसे 2 पार्ट चाहिए थे, नील और नील। करो करो, अभी मेरे साथ करो। दूसरा, दूसरा आपको 90% ही मिलेगा। 90% मतलब कितना मिलेगा बेटा? 45 45, रफ में लिखो। ओके, 45 45, सर क्या लिखा है मेरे को भी नहीं पता। 45 45,000, 45,000 45,000 मिलेगा। ऐसे प्रैक्टिस करना। फॉर्मेटिंग मैपिंग भी तैयार होती है कुछ क्वेश्चन पे, और हमारा सॉल्व भी हो जाता है। रीजन क्या दोगे? रीजन ये दोगे, यहाँ पे क्या था कि 17(5)H, 17(5)H, गुड्स लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड, लॉस और डिस्ट्रॉयड, लॉस और डिस्ट्रॉय हुआ, एंड नॉट रिसीव्ड, एंड नॉट रिसीव्ड, नो आईटीसी। ओके, तो 10%, 10% नो आईटीसी, 10% का आईटीसी नहीं मिलेगा, बाकी मिल जाएगा, बाकी मिल जाएगा। अगर आपके प्रॉब्लम में, अगर ये प्रॉब्लम में आईजीएसटी होगा तो 3 कॉलम होता, फिर 3 कॉलम होते तो हम नोट्स फिर नीचे लिखते हैं। ओके, हाँ, अगर आपको आईजीएसटी भी होगा तो फिर एलिजिबल आईटीसी ऐसे 3 कॉलम होते और फिर नोट्स हम नीचे लिखते हैं। ओके, नोट्स में प्रैक्टिस, नोट्स में सिर्फ आपके पंच क्या होने चाहिए? 16(2), नॉट अपडेटेड, 17(5)H, लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड, नॉट रिसीव्ड, ऐसे पंच, बस उतने पंच मार दो, so दैट आपका मैपिंग चल रहा है। पर ये सारे क्वेश्चन में मत करना, कुछ क्वेश्चंस लिख के भी देखना। ओके, ठीक है। तीसरा, कंस्ट्रक्शन ऑफ पाइपलाइन लेड आउटसाइड द फैक्ट्री। ओके, तीसरा पाइपलाइन कंस्ट्रक्शन, ओके, नहीं मिलेगा। ओके, क्या था? तो हम लिखेंगे 17(5)D। ओके, 17, कुछ प्रैक्टिस हमने करके देखा था। ओके, एक्सेप्ट प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, और प्लांट एंड मशीनरी एक्सक्लूड, प्लांट एंड मशीनरी एक्सक्लूड, क्या एक्सक्लूड होगा? पाइपलाइंस, पाइपलाइन आउटसाइड द फैक्ट्री। मतलब मैं यहाँ 2 पॉइंट लिखूंगा, अपने आप को समझाना, 2 पॉइंट लिखूंगा कि ब्लॉक आईटीसी क्या रहेगा। तो ब्लॉक आईटीसी इज द कंस्ट्रक्शन goods or service purchase for construction of immovable property except plant and machinery, but plant and machinery does not includes pipeline outside the factory। ये 2 पॉइंट्स आप लिखोगे। और ये अपने आप को समझाना कि आप ये ऐसे 2 पॉइंट्स लिखोगे। भाई साहब, एग्जाम में मत करना ऐसा। और इंश्योरेंस चार्जेस, हाँ, इंश्योरेंस चार्जेस पेड फॉर ट्रक, मुझे बताओ ट्रक का आईटीसी है क्या? हाँ, तो इंश्योरेंस चार्जेस फॉर ट्रक, उसका आईटीसी मिल जाएगा। ट्रक का है तो उसका भी मिल जाएगा। 55,000 55,000 55,000 55,000, 17(5) के हिसाब से। ओके, जनरल इंश्योरेंस ब्लॉक क्रेडिट है, जनरल इंश्योरेंस ब्लॉक क्रेडिट है, एक्सेप्ट ऑन मोटर व्हीकल, एक्सेप्ट ऑन मोटर व्हीकल विच इज एलिजिबल फॉर आईटीसी, विच इज एलिजिबल फॉर आईटीसी। ओके, तो वैसे तो जनरल इंश्योरेंस ब्लॉक क्रेडिट है फॉर दैट मोटर व्हीकल विच फॉर विच आईटीसी इज ब्लॉक, कल हमने लिख के देखे थे। इसलिए नोट्स पे एक बार लिख के भी देख लिया तो भी प्रैक्टिस चाहिए, तो भी प्रैक्टिस चाहिए। और पर मोटर व्हीकल जो एलिजिबल है उसके जनरल इंश्योरेंस का भी आईटीसी आपको मिल जाएगा। चलो, तो ये आपको टोटल हो गया। आपकी टोटल क्या आनी चाहिए? तो आपकी टोटल यहाँ पे 1 लाख CGST का आईटीसी, तो टोटल एलिजिबल आईटीसी, टोटल एलिजिबल आईटीसी 1 लाख, और ये 1 लाख, ऐसा रफ में लिखते जाओ, 1 लाख 1 लाख हो गया। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट आपका क्या बनेगा? कैलकुलेशन ऑफ नेट जीएसटी, कैलकुलेशन ऑफ नेट जीएसटी पेएबल। अब नेट जीएसटी पेएबल क्या है भाई? तो नेट जीएसटी पेएबल में आउटपुट टैक्स, पहले देख लो आउटपुट टैक्स क्या होता है। तो आउटपुट टैक्स में इंटर भी है, इंट्रा भी है। तो भाई इंटर इंट्रा होने की वजह से यहाँ पे आपको कैसे निकालना पड़ेगा? तो आपको पर्टिकुलर्स आईजीएसटी भी लेना पड़ेगा क्योंकि इंटरस्टेट भी है, सीजीएसटी भी लेना पड़ेगा और एसजीएसटी भी लेना पड़ेगा। चलो मेरे साथ बनाओ,
ओके बनाना पड़ेगा। आउटपुट टैक्स में आपको क्या लेना पड़ेगा, नेट लायबिलिटी में। आउटपुट टैक्स में नेट लायबिलिटी में आपको क्या लेना पड़ेगा, चलो 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 करो मेरे साथ। आउटपुट टैक्स में आपको क्या लेना पड़ेगा, तो यहाँ पहला पहला आपको यहाँ पे इंटरस्टेट सप्लाई, इंटरस्टेट। ओके अब ऐसा रफ बनाते वक्त, अरे यार अब वैल्यू कहाँ लिखूं, क्योंकि अगर वैल्यू का अगर एक टेबल और कॉलम बना लेता तो अच्छा होता। तो चलो रफ रफ ये रफ प्रैक्टिस इसलिए इंपॉर्टेंट होती है कि कुछ भूल गए तो आपको बाद में याद आएगा वैल्यू। तो इंटरस्टेट सप्लाई की वैल्यू कितनी है, 85 लैक्स। और ये पहला क्या था, 80 था ना, पहला इंटरस्टेट 85 और इंट्रा कितना है 15, इंट्रा कितना है 15। अच्छा फिर मुझे रेट, तो रेट यहाँ एक काम कर देते हो, ऊपर टाइटल में लिख देते रेट 18%, ये 9% और ये 9%, ये टेबल में ऊपर लिख देंगे। चलो निकालो। ओके जो भी, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, जो भी आता है 85 लैक्स का IGST निकाल लो, CGST और SGST तो नहीं आएगा, 85 लैक्स का IGST निकाल लो और 15 लैक्स का CGST और SGST निकाल लो, जो भी आपका आ रहा होगा वो आपने अमाउंट लिख दिया। समझ लो मैं बुक रेफर करता हूँ और बुक में मैंने ओके 1530 और 135 135, ओके 1530 15,30,000 और 1,35,000 1,35,000। बिल्कुल ऐसी प्रैक्टिस करना बेटा, हर क्वेश्चन ऐसा रफ में, बिल्कुल जितना करोगे ना पूरा लिखने में 70% टाइम सेव कर देना, 30%। हाँ कुछ नोट्स पूरे वर्डिंग्स के साथ लिखना, कौन सी नोट्स पूरे वर्डिंग के साथ लिखना है ये भी डिसाइड करना कि ये मैं पूरे वर्डिंग्स के साथ लिखूंगा। कुछ नोट ऐसे बिल्कुल शॉर्ट में घुमा देना, ऐसे बिल्कुल शॉर्ट में घुमा देना, हर वर्ड लिखने की जरूरत नहीं। हाँ पर वो प्लांट एंड मशीनरी वाला पूरा लिख के देखना, ये डिसीजंस लेना। ओके जितना ऐसा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होगा। लेस आईटीसी, लेस आईटीसी में आपका इनर कॉलम में CGST लिखो और SGST लिखो। आईटीसी सॉरी, इनर कॉलम में आप लिखो IGST, CGST और SGST। तो आपके पास कितना है, 1,00,000 1,00,000 है। IGST तो नहीं है, CGST 1,00,000 है और SGST 1,00,000 है। चलो यूज करो। ओके यहाँ पे IGST का क्रेडिट, IGST फिर CGST और SGST, तो इसमें IGST है ही नहीं। फिर CGST का क्रेडिट पहले CGST में, तो वो तो यहीं यूज हो गया, 1,00,000 रुपए, 1,00,000 रुपए यहीं यूज हो गया। और SGST का क्रेडिट पहले SGST में, वो यहाँ यूज हो गया SGST में, यहाँ तो है ही नहीं, मिलेगा ही नहीं। और नेट आपका कैश, कैश लेजर से कितना है, ठीक है, कैश लेजर से कितना है निकाल लेना। चलो ये रफ में हो गया। फिर थोड़ा देखना नोट्स की तरफ देखना कि नोट्स कौन सी इंपॉर्टेंट है, कौन सी नोट मुझे डिफिकल्ट जा रही है पढ़ने के लिए। जो डिफिकल्ट जा रही है पढ़ने और लिखने के लिए उसको 1-2 बार लिखो। इन सिंपल वर्ड मैं आपको ये इससे ये सिखाना चाहता हूँ कि आपको यहाँ पे पूरा वर्ड टू वर्ड लिख के नहीं देखने सारे क्वेश्चन। हाँ कुछ क्वेश्चंस हर चैप्टर में 10 क्वेश्चंस ऐसे सिलेक्ट करो जो वर्ड टू वर्ड लिख के दे, वर्ड टू वर्ड लिख के देखना है। बाकी मैंने जैसा प्रैक्टिस करवाया बस ऐसे ही प्रैक्टिस करना, फॉर्मेटिंग वगैरह। और कौन सी नोट्स लिख के देखना है वो देखना है, नोट्स की कौन से वर्डिंग्स मुझे टफ जा रहे हैं वो देखना। आया क्या समझ में आपके? तो इससे आपकी मैपिंग भी होगी, कॉन्फिडेंस भी आ गया और नोट्स पे आपकी प्रैक्टिस भी होगी। बेटा मैंने पूरा प्रैक्टिस ऐसा किया था। ओके एंड देन आई गॉट 81 मार्क्स इन IDTs ये फाइनल, क्योंकि मुझे पता था सब लिख के तो देखना पॉसिबल नहीं होता है, और कुछ प्रैक्टिस ऐसे भी कर लेते हैं। आया क्या समझ में? हाँ ये क्वेश्चन 8 मार्क्स के लिए आएगा, आएगा तो ये क्वेश्चन 8 मार्क्स के लिए, CA इंटर नवंबर 20 में ये 8 मार्क्स के लिए आया था क्वेश्चन, ठीक है। यस करेक्ट, मराठीत म्हणतात पुढचे 3 महिने एकच ध्यास, बस। ओके लिहून अभ्यास, हाँ वेरी गुड, बस लिहून अभ्यास, बस अगले 3 महीने एक ही पॉइंट लिख के देखो, लिख के देखो, लिख के देखो। अब आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 31 पे। एनर्जी है, एनर्जी है क्या क्वेश्चन नंबर 31 के लिए? है एनर्जी? वेरी गुड। चलो मैं डिस्कस कर लेता हूं, फिर हम सेशन एंड कर देंगे डिस्कस करने के बाद, पर तुमने मत उठना। ओके तुमने जो है यहाँ पे पूरा पूरा अभी के अबीच, अभी के अबीच पूरा लिख के देखना, स्टार्ट से लेके एंड तक, ये वाला स्टार्ट से लेके एंड तक पूरा लिख के देखना, ठीक है। अभी के अबीच मैं डिस्कस कर लेता हूं, ठीक है। ABC and company, a chartered accountancy firm having office in Bangalore,
रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका, ठीक है, कर्नाटका में है, एबीसी एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सबमिटेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 20XX, ठीक है। स्टैट्यूटरी ऑडिट सर्विस प्रोवाइडेड इंट्रा स्टेट, ये जो है प्रोवाइडेड का मतलब ये आउटवर्ड है, सर्विस प्रोवाइडेड मतलब ये आउटवर्ड दिया है आपको, ये आउटवर्ड दिया है, और अमाउंट ऑफ सिर्फ जीएसटी अमाउंट उसमें 120 दी है। आईटीआर फाइलिंग सर्विस प्रोवाइडेड विद इन कर्नाटका इंट्रा स्टेट, जीएसटी अमाउंट दिए 160, ठीक है, और इंट्रा दिया है तो 50-50 हम डिवाइड करेंगे। इंटरनल ऑडिट सर्विस प्रोवाइडेड टू मुंबई क्लाइंट इंटर स्टेट, तो ये टोटल आईजीएसटी रहेगा, ओके, ये आईजीएसटी रहेगा, ठीक है। एबीसी एंड कंपनी इनकर्ड फॉलोइंग एक्सपेंसेस, खर्चे हुए मतलब इनवर्ड सप्लाई, ओके, मैंने कहा था आपका इनवर्ड मतलब ट्रेडिंग को डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट, जो आपने खर्चे किए, बिल लिए, इनवर्ड किया इन द मंथ ऑफ अप्रैल 20XX फॉर द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग टैक्सेबल सर्विस। कभी आपको इनवर्ड सप्लाई बोलेंगे, कभी बोलेंगे कि नीचे खर्चे हुए, आप इनफ मैच्योर्ड रहो, आपने मेरा क्लास किया है, खर्चे हुए तो भी इनवर्ड होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट ही होते हैं, ओके, या फिर इनवर्ड बोलेंगे, तो आपको बहुत क्लियर होना चाहिए। कार परचेज बाय फर्म, कार परचेज की फॉर यूज ऑफ सीनियर पार्टनर ऑफ द फर्म, नहीं मिलेगा, कार का क्रेडिट नहीं मिलेगा, लेस देन 13 कैपेसिटी और एक्सेप्शन में भी नहीं है। हाँ, अगर ये फर्दर सप्लाई के लिए खरीदा जाता, या अगर ये पैसेंजर ट्रांसपोर्ट के लिए खरीदा जाता जो टैक्सेबल है, जिसका जीएसटी दे रहे हो, या ये ट्रेनिंग स्कूल के लिए खरीदा जाता तो आईटीसी मिलता, तो इसका आईटीसी नहीं मिलेगा। ऑफिस रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड हु इज रजिस्टर्ड इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका, अब रेंट का आईटीसी मिलता है, कई ब्लॉक क्रेडिट तो नहीं है रेंट का, ओके, कहाँ ब्लॉक क्रेडिट है 17.5, इसलिए ब्लॉक क्रेडिट की लिस्ट बहुत लर्न चाहिए। ऑल सर्विसेज यूज इन द बिजनेस आईटीसी अलाउड, पहला थॉट आईटीसी अलाउड एक्सेप्ट ब्लॉक क्रेडिट। ब्लॉक क्रेडिट रेंट पे बिल्डिंग लिया तो कई ब्लॉक नहीं है ना सर, एक रेंटिंग लीजिंग, वो तो आपने मोटर व्हीकल लिया तो ब्लॉक है, ओके, इसलिए ब्लॉक क्रेडिट की लिस्ट आपकी वर्ड टू वर्ड क्लियर चाहिए। मोटर व्हीकल खरीदा नहीं, वेसल एयरक्राफ्ट खरीदा नहीं, ओके, उसके बाद में क्लॉज बी में रेंट कहीं ब्लॉक है क्या, नहीं, ओके, रेंट वो वाला ब्लॉक है जहां मोटर व्हीकल रेंट पे लेते हो, ड्यू ट्रैवल कंसेशन, कोई कंस्ट्रक्शन वाला है क्या, नहीं, कोई पर्सनल कंजम्पशन कंपोजिशन डीलर वगैरह नहीं, इसलिए ब्लॉक क्रेडिट बहुत 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 क्लियर चाहिए, तो आप मिस्टेक नहीं करोगे, तो इसका क्रेडिट मिल जाएगा, आईटीसी मिल जाएगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी का। प्रोफेशनल फीस पेड टू मिस्टर राजेश और प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोफेशनल सर्विस, ठीक है, मिल जाएगा 2,36,000, जिसमें जीएसटी आपका 18 था, एसजीएसटी 18 था, आपको जीएसटी से कंसर्न है, वैल्यू से नहीं, ओके, तो इसका क्रेडिट आपको मिलेगा प्रोफेशनल सर्विस ली। टीडीएस डिडक्टेड 20,000 अंडर इनकम टैक्स एक्ट, देखो भाई, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं कितना टीडीएस डिडक्ट किया, मुझे क्रेडिट पूरा मिल जाएगा, और ये टीडीएस जीएसटी का नहीं, ओके, ये टीडीएस इनकम टैक्स का है, इनकम टैक्स का तुमने कुछ भी डिडक्ट किया होगा, कंफ्यूज करने के लिए दिया, मुझे कितना जीएसटी लगा उसके ऊपर उतना क्रेडिट मिलेगा, वो इनकम टैक्स का टीडीएस हो या कुछ भी हो, हमें कोई लेना देना नहीं है, मुझे क्रेडिट मिलेगा। कंप्यूटर परचेस फॉर ऑफिस पर्पजेस मिलेगा, आईटीसी मिलेगा। आउट ऑफ द 4 above supplier service provider, landlord of the office to whom rent was paid has not updated GSTR1 within the specified time allowed under GST and not reflected in to be, भाई साहब गया, ओके, ये लैंडलॉर्ड वाला गया, ओके, कंप्यूट नेट जीएसटी, आपको क्या निकालना है, आईटीसी नहीं निकालना है, आपको नेट लाइबिलिटी निकालना भाई, नेट जीएसटी पेबल ऑफ एबीसी एंड कंपनी फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, जिसमें रेट वगैरह दी है। अब नेट जीएसटी देना है, मतलब आपको क्या निकालना है, आउटपुट टैक्स निकालना है, तो आपको अब देखो इस प्रॉब्लम में प्रेजेंटेशन का तरीका क्या है, इस प्रॉब्लम में प्रेजेंटेशन का तरीका क्या है, तो इसमें इन्होंने क्या किया, वर्किंग नोट इसका मेन यहाँ पे प्रॉब्लम, और ये अभी सॉल्व करना है, पूरा सॉल्व करना है। वर्किंग नोट में उन्होंने पहले जो है आईटीसी कितना मिलता है उसका टेबल बनाया, आईटीसी कितना मिलता है उसका टेबल बनाया, फिर आपका ओके, ये आईटीसी आप इसको पहले भी ले सकते हो कि एलिजिबिलिटी ऑफ आईटीसी फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, उसके रिमार्क के साथ सीजीएसटी और एसजीएसटी कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा, रिमार्क लिख के देखना, और फिर आपका आउटपुट टैक्स। अब इसमें आप ऐसा भी कर सकते हो, आउटपुट टैक्स का एक अलग टेबल बना लो, ओके, और वो आउटपुट टैक्स का आप थोड़ा ऐसा करो कि आउटपुट टैक्स का अलग टेबल बना लो कि आउटपुट टैक्स पेएबल कहाँ इंट्रा है, वैल्यू कितनी, मतलब थोड़ी खिचड़ी नहीं होगी। आउटपुट टैक्स का अलग टेबल बना लिया, टोटल आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। तीसरा टेबल बनाओ नेट जीएसटी लायबिलिटी, और नेट जीएसटी लायबिलिटी में अब आपका तीसरा टेबल आएगा नेट जीएसटी लायबिलिटी, और ये नेट जीएसटी लायबिलिटी में आपका ओके पर्टिकुलर्स आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी, ये आपके आप 3 टेबल बनाना।
पर्टिकुलर्स में आउटपुट टैक्स। अब आउटपुट टैक्स का टेबल आपने बनाया हुआ है, आउटपुट टैक्स रेफर टेबल, टेबल नंबर जो भी होगा वो रेफरेंस डालो, और आपका नेट जीएसटी डायरेक्ट आउटपुट टोटल ले लो, वो टेबल जो आपने अलग से बनाया उसकी टोटल ले लो, कितना है आपका 32,400, 32,400, 25,200, 25,200 लेस आईटीसी। आईटीसी ये आईटीसी के टेबल से ले लो। तो अगर आप 3 टेबल बनाओगे तो ये ज्यादा खिचड़ी नहीं दिखेगी, बहुत क्लियर दिखेगा। आपने आईटीसी कितना लिया, आपका आउटपुट टैक्स कितना है, और ये 2 टेबल को मर्ज कर दिया, नेट जीएसटी लायबिलिटी। ये समझा क्या आपको? विथ रिमार्क्स, आप रिमार्क्स भी दे दो विथ रिमार्क। तो ये समझा क्या बेटा? अगर ये समझा होगा तो यस बोलिए, और अभी के अभी आपको सॉल्व करना है, अभी के अभी आपको सॉल्व करना है। ऐसा भी बनाया तो चलेगा, और इसको इंप्रूव करो और इजी बनाओ। आईटीसी का टेबल अलग, आउटपुट टैक्स का टेबल अलग, और फिर एक टेबल में आउटपुट टैक्स लेस आईटीसी ले लो, आउटपुट टैक्स लेस आईटी। ये समझा क्या? चलो, ये अभी के अभी लेक्चर को पॉज करके आपको यहाँ पे सॉल्व करना है ए टू जेड रीजन के साथ। चलो, तो चलिए बेटा, यहाँ पे आज का सेशन हम एंड करते हैं, यहाँ रुकते हैं। ओके, आप कहीं नहीं जाओगे, जो जो होमवर्क बोला अभी के अभी करोगे, अभी के अभी करोगे, ठीक है।